अध्याय 710। एक बार जब ये सबके सामने आ जाता है तो यह अब कोई रहस्य नहीं रहता। सबसे मजबूत 12 टीमों का नेतृत्व करते हुए चौकी पर कब्जा करने वाली वल्कन टीम अब एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। जब इन 12 स्क्वाड्रनों के जहाज 0.5 प्रकाश वर्ष दूर एक तारा प्रणाली में स्थित सशस्त्र चौकी के पास पहुंच रहे थे, तो अचानक उन सभी में खराबी आ गई। उनके इंजन बंद हो गए और उनकी सभी ऊर्जा प्रणालियां विफल हो गईं। ऊर्जा संचरण प्रणाली में खराबी आ गई, जिससे जहाज के हथियार तंत्र पूरी तरह से कबाड़ में बदल गए और इंजन बंद होने के बाद उन्हें दोबारा चालू नहीं किया जा सका। वल्कन और अन्य 11 जहाज पूरी तरह से ब्रह्मांड में तैरते हुए कबाड़ के ढेर में परिवर्तित हो गए। सभी 12 अंतरिक्ष यानों की बिजली चली गई, जिससे उनके हथियार तंत्र बेकार हो गए। ये स्थिति लगभग 3 घंटे तक बनी रही। झू रोन की पलकें लगातार फड़क रही थीं और उसका दिल बेचैनी से भरा हुआ था। अब जब सचमुच ऐसा संकट आ चुका था, तो उसका चिंतित हृदय और भी अधिक बेचैन हो गया था। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? अंतरिक्ष यान की बिजली अचानक क्यों चली गई? और इंजन दोबारा चालू क्यों नहीं हो रहे? हम यहाँ 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और दुश्मन ने कोई हरकत नहीं की। ऐसा क्यों? वल्कन टीम की झू रोन के लिए यह पहली बार था जब उन्हें ऐसी विचित्र परिस्थिति का सामना करना पड़ा था, और उससे भी ज्यादा ये पहली बार था जब उन्होंने इतने दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना किया था। इसी समय एक क्लर्क हौंफता हुआ दौड़कर आया और बोला, रखरखाव रोबोट द्वारा किए गए निरीक्षण के अनुसार मार्शल को रिपोर्ट करते हुए अंतरिक्ष यान में कोई खराबी नहीं है। इंजन की विफलता और ऊर्जा प्रणाली की खराबी का कारण अभी भी अज्ञात है। धिक्कार है, आखिर हो क्या रहा है? ऊर्जा प्रणाली ठप हो गई है, अंतरिक्ष यान के सारे उपकरण खराब हो गए हैं, यहाँ तक कि संचार यंत्र भी संपर्क नहीं कर पा रहा है। हमें ये भी नहीं पता कि दूसरे अंतरिक्ष यानों का क्या हुआ, वे जीवित हैं या मृत, ये परग्रही जातियाँ क्या चाहती हैं। अगर वे मारना या यातना देना चाहते हैं तो मेरे झुरोंग पर हमला करो। झुरोंग ये गिनना भूल गया कि उसने उन 3 घंटों के दौरान कितनी बार इस तरह की दहाड़ें लगाई थीं। ठीक उसी समय वल्कन अंतरिक्ष यान की स्क्रीन अचानक रोशन हो उठी। क्या हो रहा है? झुरोंग तुरंत सतर्क हो गई। अचानक स्क्रीन विकृत हो गई और कोयले जैसी काली त्वचा वाला एक गंजा आदमी सोने के कवच का पूरा सूट पहने हुए प्रकट हुआ। मेरी दखलंदाजी के लिए माफ कीजिएगा। मैं राजकुमार मोदान हूँ, आप मुझे महाराज कह सकते हैं। मुझे आपको ये सूचित करते हुए खेद है कि आपका अंतरिक्ष यान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। यदि आप इस सशस्त्र उपग्रह पर कब्जा करना चाहते हैं तो आपको शायद स्वयं यहाँ आना पड़ेगा। हा, विदेशी राजकुमार की बातों पर झू रोंग इतनी क्रोधित हुई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम किस तरह के कमीने हो? मैं तुम्हें उस नाम से पुकारना भी नहीं चाहती। रुको, मैं अपने सरदारों को लेकर तुम्हें जिंदा पकड़वा दूंगी, कमीने। हा, बड़ी शेखी बघार ली। तो फिर आप सभी का हमारे सम्मानित समारोह में स्वागत है। हा। मोदान के शब्द बेहद अहंकारी थे और उन्होंने झू रोन की दुखती रग पर वार किया। इसके बाद स्क्रीन फिर से काली हो गई, जिससे पूरा कमांड सेंटर एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। इसे ध्यान से देखो, आखिर यह स्क्रीन चालू कैसे हुई? हमारे अंतरिक्ष यान की स्क्रीन को वे एलियन बदमाश कैसे नियंत्रित कर सकते हैं जबकि हम इसे चालू तक नहीं कर सकते? धिक्कार है। ये नीच परग्रही जातियां। मैं झू रोंग कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं पूरे बीटा ब्रह्मांड को मिट्टी में मिला दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इसी बीच ग्रह 31 पर युद्ध अपने चरम पर पहुंच रहा था। अचानक ऐसा लगा मानो मोटे योद्धा पागल हो गए हों और निर्भीक होकर गैलेक्टिक टीम की ओर दौड़ पड़े हों। 1500 से अधिक मोटे दैत्य एक काली लहर की तरह गैलेक्टिक टीम द्वारा ढेर किए गए सिरों के पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। आसपास मौजूद गैलेक्टिक टीम के अनुयायी हमलों की इस अचानक लहर से स्तब्ध रह गए। पल भर में अल्फा यूनिवर्स के योद्धाओं को भारी नुकसान हुआ और चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही दुश्मन आगे बढ़ा, अल्फा ब्रह्मांड के सैकड़ों योद्धा जमीन पर मृत पड़े थे।
बचे हुए 200 से भी कम अल्फा ब्रह्मांड के योद्धा हताशा में गैलेक्टिक फोर्स की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस स्थिति को सबसे पहले देखने वाले वांग हाओ चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। ट्रू ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन को उजागर करने के बाद वह टेलीपोर्ट होकर मोटिए कबीले की आक्रमण लहर के अग्रभाग में पहुंच गया। उसने अकेले ही 1500 मोटिए योद्धाओं को रोके रखा, जिससे अल्फा यूनिवर्स के योद्धाओं को भागने का समय मिल गया। 3000 उड़ने वाले चाकू एक लंबे सुनहरे अजगर में बदल गए, जिसने एक विशाल लोहे की जंजीर की तरह काम करते हुए बाहर खड़ी मोटिए सेना को रोक दिया। उसी समय वांग हाओ ने अपना मुंह चौड़ा खोला और विनाशकारी ज्वालाओं से भरा मुंह उगल दिया। विनाश की यह ज्वाला हवा के साथ भड़क उठी और देखते ही देखते 1000 फीट ऊंचे अग्नि दानव में तब्दील हो गई। काले ज्वाला के विशालकाय प्राणी के चेहरे की बनावट वांग हाओ जैसी ही थी। उसने हाथ हिलाकर और एक कदम बढ़ाकर सुनहरे उड़ने वाले चाकू जैसे अजगर के सामने के क्षेत्र को सैकड़ों मील तक फैले आग के विशाल सागर में बदल दिया। विनाश की ये ज्वालाएं केवल मोती योद्धाओं को कुछ समय के लिए रोक सकती थीं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से जलाकर मार नहीं सकती थीं। पलक झपकते ही वांग हाओ दोनों हाथों में हरे रंग की धारदार युद्ध तलवारें लिए हुए काले ज्वालाओं के सागर में उन्मादपूर्वक घुस गया। विनाश की लपटों से उसकी दृष्टि अवरुद्ध होने के बावजूद वांग हाओ अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके अग्नि सागर में से रास्ता तलाशने और ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम था। जैसे ही उसने अपनी दोनों तलवारों को बेतहाशा घुमाया, उसने शैटरिंग स्टार स्वॉर्ड टेक्निक की पूरी शक्ति का प्रयोग किया। तेज रोशनी चमकी और काली लपटें उठने लगीं। वांग हाओ की युद्ध तलवार लगभग हर सांस में मोती जनजाति के योद्धा की जान ले सकती थी। इस समय अल्फा ब्रह्मांड के बचे हुए योद्धा सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच चुके थे। सभी ने मुड़कर देखा तो उस काले अग्नि सागर में बड़े बड़े शरीर धमाके के साथ गिर पड़े। यह ऐसा है जैसे बड़ी बड़ी पेड़ों की कतारें काट दी जा रही हों। लेकिन ये साधारण पेड़ नहीं है। इसके बजाय वे शक्तिशाली विदेशी योद्धा थे जिनकी ताकत 9वें दर्जे तक पहुंच गई थी। इस भयावह दृश्य को देखकर वांग हाओ द्वारा प्रदर्शित शक्ति को देखकर हर कोई और भी अधिक आश्चर्यचकित रह गया। ये लड़का तो बस दिखावा करना पसंद करता है, अकाली ने ठंडे स्वर में कहा और फिर अचानक प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर गायब हो गई। जब ये पुनः प्रकट हुआ तब तक चाओसियन.cm पहले से ही वांग हाओ के पीछे था। वांग हाओ, ये मोती योद्धा तुम्हें निशाना बना रहे हैं, सावधान रहो, अकाली ने असामान्य स्थिति को देखते हुए चेतावनी दी। मुझे पहले से ही पता था, वरना मैं अपनी पूरी ताकत से 1 मिनट में ही मोटिए कबीले के 1000 काले लोहे के योद्धाओं का सफाया कर सकता था। समय लेने के मेरे अपने कारण हैं। तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? अकाली ने उत्सुकता से पूछा। उसकी दरांती में अभी भी क्रॉस का निशान था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, क्रॉस के आकार की 2 तेज रोशनी चमकी और 2 मोती योद्धाओं के शरीर को टुकड़ों में काट डाला। एक बार यह बात सामने आ गई तो यह अब कोई रहस्य नहीं रहेगा। मैं इसे अभी गुप्त रखूंगा, लेकिन आपको जल्द ही पता चल जाएगा, वांग हाओ ने रहस्यमय ढंग से कहा। इस समय युद्ध में वांग हाओ के पास अभी भी 2 क्लोन थे जिन्हें उसने बुलाया नहीं था, न ही उसने अपने ट्रू ड्रैगन बैटल बॉडी का इस्तेमाल किया था, और वह अपनी खुद की ताकत का केवल 30% ही प्रदर्शित कर रहा था। इसका एकमात्र उद्देश्य मेरे मन में मौजूद एक परिकल्पना को सत्यापित करना था। स्टॉप्ड अध्याय 711 मुझे मार डालो। क्योंकि दिव्य साधक का अवतार ड्रैगन आत्मा के शरीर पर आधारित है, इसलिए इसमें आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने की अत्यंत उच्च प्रतिभा है, और इसकी आध्यात्मिक शक्ति तारों की शक्ति के साथ और भी एकीकृत हो जाती है, जिससे यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बन जाता है। उसकी मानसिक शक्ति और स्तर वांग हाओ के मूल रूप से कहीं अधिक था, और उसके पास ड्रैगन जाति की मानसिक शक्ति से संबंधित ड्रैगन स्पिरिट की गुप्त तकनीकें भी थीं। जब वो उड़ने वाले चाकुओं का संचालन करता और ड्रैगन मंत्रों का उच्चारण करता, तो वह असाधारण रूप से शक्तिशाली होता था। महज कुछ ही सांसों में वांग हाओ और उसके 2 क्लोनों ने मोती जनजाति के 3 सरदारों को सफलतापूर्वक हरा दिया। इस दृश्य ने आसपास के मोती योद्धाओं को गहरा सदमा पहुंचाया।
उन जैसे शक्तिशाली सरदार भी काले वस्त्र पहने इस युवक के हमलों का सामना नहीं कर सके। पास ही में स्थित अल्फा ब्रह्मांड के योद्धाओं ने इस दृश्य को देखकर भय के भाव प्रदर्शित किए। बड़ा भाई कितना ताकतवर है। मियाओ मियाओ की आंखें चमक उठीं। ताइवानी उपन्यास पढ़ने के लिए इस वेबसाइट का डोमेन नाम याद रखें और ताइवान नॉवल नेटवर्क पर जाएं। टू ऑन को किनारे खड़ी मियाओ युन ने अपने होंठ दबाते हुए कहा, ये लोग वाकई बहुत ताकतवर हैं। मुझे लगता है कि नंबर 1 रैंक वाली सम्राट की टीम के सदस्य भी इतने ताकतवर नहीं होंगे, है ना? लेकिन सम्राट की टीम के कप्तान महामहिम राजकुमार की तुलना में शायद ये अभी भी थोड़े कमजोर हैं। दूसरी ओर अकाली ने भी शीघ्र ही युद्ध समाप्त कर दिया और चारों सरदारों के शरीर के लगभग हर महत्वपूर्ण अंग पर सटीक वार किए। प्रत्येक क्रॉस के आकार का लोहे का फूल एक नाजुक कलाकृति की तरह चारों सरदारों के शरीर पर खिलता है। अकाली ने वास्तव में मोटेजुना सरदार को अपने तलवारबाजी कौशल का अभ्यास करने के लिए एक जीवित लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया। उसके पूरे शरीर में कुल मिलाकर 3000 महत्वपूर्ण बिंदु थे और प्रत्येक बिंदु पर एक खूनी जंग लगा हुआ क्रॉस सटीक रूप से उकेरा गया था। फुफकार टिल्ड टीम गैलेक्सी में अचानक प्रकट हुई रहस्यमय नकाबपोश लड़की को देखकर सभी लोग सदमे से हौंफने लगे। इस क्षण सभी को एहसास हुआ कि नकाबपोश लड़की की ताकत वास्तव में भयावह थी। ये गैलेक्टिक फोर्स के सदस्य किस तरह के राक्षस हैं? पल भर में अल्फा ब्रह्मांड के योद्धाओं ने गैलेक्सी स्क्वाड को सम्राट स्क्वाड के बराबर दर्जा दे दिया। अब से हमें गैलेक्टिक टीम के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे और किसी भी कीमत पर आकाशगंगा के मनुष्यों को उकसाना नहीं होगा। 4 सरदारों में से 2 मारे गए और शेष 2 लगभग अधमरे ही बचे थे। अपने कबीले के सरदारों को मरते देख बचे हुए आयनफौज योद्धा भयभीत हो गए और सभी दिशाओं में भाग गए। ये देखकर पास में मौजूद अल्फा यूनिवर्स के योद्धाओं ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इनमें से गैलेक्सी टीम के सदस्यों ने नेतृत्व संभाला और सबसे आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। अंत में मैदान में केवल वांग हाओ, अकाली और मोती जनजाति के 2 मरनासन सरदार ही बचे थे। मुझे बताओ, इस बार तुम्हारे मोती कबीले ने कितने योद्धा भेजे हैं? और तुम्हारे युवा स्वामी की शक्ति क्या है? वांग हाओ ने दूसरे और तीसरे सरदारों से पूछताछ शुरू की। अरे, तुम इंसान ही सरीसृप हो। मैं, मोरी, कभी गद्दार नहीं बनूंगा। मुझे मार डालो। मुझसे कोई भी जानकारी निकालने के बारे में सोचना भी मत। मैं, एक मकर राशि वाला व्यक्ति, बिल्कुल वैसा ही हूँ। मुझे केवल मृत्यु की इच्छा है और मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। विभिन्न नस्लों के इन 2 विशेषज्ञों ने निडर भावना का प्रदर्शन किया, जो अपने उद्देश्य के लिए मरने को भी तैयार थे। वांग हाओ, समय बचाने के लिए इन दोनों को मार डालो। ऐसे सख्त लोगों से कुछ भी निकलवाना बहुत मुश्किल है, अकाली ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन वांग हाओ को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपना हाथ बढ़ाया और उसके दाहिने हाथों के बीच चुपचाप एक काली लौ प्रकट हो गई। यह विनाशकारी ज्वालाओं का गोला है। दोनों सरदारों ने वांग हाओ की उंगलियों पर काली लपटों को महसूस किया और उनकी पलकें अचानक अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। ये किस तरह की ज्वाला है? ये भी काली है, लेकिन इसकी तीव्रता मोरो स्पिरिट फायर से कहीं अधिक भयानक है, जिसका उपयोग हमारी मोटी जनजाति शरीर को मजबूत बनाने के लिए करती है। दूसरे सरदार ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। हालांकि वो काली लपटों से भयभीत नहीं था, बल्कि उसने जिज्ञासा ही दिखाई। उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए, जिसने जीवन और मृत्यु को पहले ही नकार दिया था, आग से जलकर मरना शायद अपेक्षाकृत गरिमापूर्ण मृत्यु हो सकती थी। चलो, मुझे जलाकर मार डालो। मुझे डर है कि तुम्हारी आग बहुत ठंडी है, यह मेरी त्वचा को भी नहीं जलाएगी। वांग हाओ ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि मोती कबीले के भौतिक शरीर प्राचीन मोरो कबीले की शरीर निर्माण विधियों से विरासत में मिले हैं, जो उन्हें आग के प्रति स्वाभाविक और अत्यंत मजबूत प्रतिरोध प्रदान करते हैं। हालांकि मेरी विनाश की ज्वाला कोई साधारण आध्यात्मिक अग्नि नहीं है। शायद विनाश की यह ज्वाला तुम्हारे भौतिक शरीरों को जला न सके, लेकिन तुम्हारी मोटी जाति की शारीरिक सुरक्षा तो बहुत मजबूत है,
पर तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा बेहद नाजुक है और संयोग से मेरी विनाश की ज्वाला सभी आत्माओं को नष्ट करने के लिए एकदम उपयुक्त है। मेरे पास आत्माओं को मजबूत करने के 1000 तरीके हैं, तो क्यों न हम एक प्रयोग करें और देखें कि तुम्हारी आत्माएं मेरी विनाश की ज्वाला की पीड़ा को कितने समय तक सहन कर सकती हैं। हालांकि अगर आप मुझे वो सब कुछ बताने को तैयार हैं जो आप जानना चाहते हैं, तो मैं शायद आपको पूरी तरह से छोड़ दूं। वांग हाओ के होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। फिर अपनी दाहिनी उंगली के एक झटके से उसकी उंगली पर मौजूद विनाशकारी ज्वाला का गोला 2 हिस्सों में बंट गया और प्रत्येक हिस्सा दोनों सरदारों के सिर में घुस गया। जल्द ही वांग हाओ के मानसिक नियंत्रण में विनाशकारी ज्वालाओं के 2 गोले तेजी से दोनों सरदारों के आत्मा क्षेत्रों में प्रवेश कर गए। विनाशकारी ज्वाला के 2 गोले जब दोनों सरदारों के आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर गए, तो वे विशाल काले ज्वाला सर्पों में परिवर्तित हो गए, जो तेजी से आत्मिक ऊर्जा का उपभोग करते हुए और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। इसके बाद काली ज्वाला का सर्प तेजी से फैलने लगा और पल भर में 100 फुट लंबे विशालकाय सर्प में बदल गया। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और आत्मा के भीतर मौजूद आत्मा के सार को निगल लिया। जैसे जैसे काली ज्वाला का सर्प आत्मा के सार को थोड़ा थोड़ा करके निगलता गया, मोती जनजाति के दोनों प्रमुखों को बढ़ती हुई बेचैनी महसूस होने लगी। आत्मा और शरीर एक हैं। हालांकि आत्मा का दर्द शरीर के दर्द से हजारों गुना अधिक तीव्र होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शारीरिक दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो मस्तिष्क की नसें एक सुरक्षात्मक तंत्र को सक्रिय कर देती हैं, जिससे मस्तिष्क कोमा में चला जाता है और पूरे शरीर में दर्द की सभी संवेदनाएं अस्थायी रूप से बंद हो जाती हैं। लेकिन आत्मा के दर्द की कोई सीमा नहीं होती और न ही कोई बचाव तंत्र होता है। तथाकथित आत्मा का निष्कर्षण और आत्मा का शुद्धिकरण या आत्मा की यातना दुनिया की सबसे भयानक सजाओं में से एक है। ब्लैक फ्लेम सरपेंट स्वयं पूरी तरह से विनाश की ज्वालाओं से बना है। आत्मा को स्पष्ट रूप से यह एहसास हुआ कि शरीर को एक विशालकाय सर्प धीरे धीरे निगल रहा है। आत्मा विनाश की ज्वालाओं से झुलस रही है और हृदय में भय दलदल की तरह बढ़ता जा रहा है और हृदय में भय अनंत रूप से बढ़ रहा है। सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे 2 मोती सरदारों को भी अंततः ऐसे भयानक कष्टों का सामना करने पर भय से हार माननी पड़ी। Chaoyan.com। कुछ ही देर में दोनों सरदारों के चेहरे घोर भय से भर गए। उनकी आंखें बेतहाशा चौड़ी हो गईं, पुतलियां फैल गईं, निगाहें कहीं टिकी नहीं रहीं और उनके चेहरे घोर भय से जमे रह गए, मानो सीमेंट की ठोस मूर्तियां हों। मुझे मार डालो, कृपया मुझे मार डालो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। उद्धरण चिन्ह। दोनों सरदार लगभग एक साथ ही गिर पड़े और उनकी आत्माओं में व्याप्त पीड़ा ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस ब्रह्मांड की सबसे भयावह चीज का अनुभव कराया। अब तुम मुझे वो सब कुछ बता सकते हो जो तुम जानते हो। वांग हाओ ने शांत भाव से कहा। आत्मा के भीतर घुसे हुए दोनों काले ज्वाला सर्प तुरंत रुक गए और दोनों सरदारों को सताना बंद कर दिया। CXS_CXS स्टॉप्ड। अध्याय 712 मोदान, मोटे कबीले का युवा स्वामी। मैं बोलूंगा। कृपया उस काले सांप को मेरी आत्मा को निगलने से रोकें। दूसरे सरदार, तुम काया हो? क्या तुम सचमुच अपनी प्रजा के साथ विश्वासघात करने का इरादा रखते हो? तीनों सरदारों ने आक्रोश भरे भाव और तिरस्कारपूर्ण लहजे में बात की। ये देखकर वांग हाओ ने तुरंत ही तीनों सरदारों की आत्माओं को निगलने की ब्लैक फ्लेम सरपेंट की प्रक्रिया को तेज कर दिया। लगभग पल भर में ही तीनों सरदारों की संपूर्ण आत्मा का सार काले ज्वाला सर्प द्वारा निगल लिया गया। उनकी आत्माओं के निगल लिए जाने के साथ ही उनकी जीवन शक्ति तुरंत समाप्त हो गई, जिससे वे पुनर्तः मृत हो गए। अब जब वह बातूनी मर गया है, तो तुम बोल सकते हो। अगर तुम्हारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित होती है, तो मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूँ। वांग हाओ की बातें सुनकर दूसरे सरदार का चेहरा गंभीर हो गया। महाराज, हमने इस बार कुल 6000 लौह स्तरीय योद्धा और 800 रजत स्तरीय योद्धा भेजे हैं। इसके अलावा हमारे मोती कबीले ने प्राचीन खंडहरों से प्राप्त दूरसंचार तकनीक में महारत हासिल कर ली है।
जैसे ही हम एक विशाल अंतरतारकीय दूरसंचार पोर्टल का निर्माण पूरा कर लेंगे, हमारे योद्धाओं की निरंतर आपूर्ति जारी रहेगी। इस बार हमारे कमांडर युवा कबीले के मुखिया लॉर्ड मोदान हैं। वे हमारे कबीले के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनके शरीर का परिष्करण स्वर्ण स्तर तक पहुंच गया है, जिससे वे हमारे कबीले के इतिहास में अर्धदेवता का शरीर धारण करने वाले सबसे कम उम्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गए हैं। इस दूसरे बुजुर्ग के बारे में मिली जानकारी वांग हाओ के लिए बहुत मददगार साबित हुई। क्योंकि मोटिए योद्धाओं की आत्मा की संरचना बहुत ही खास होती है, इसलिए जबरदस्ती यादों को अवशोषित करने से आत्मा फट जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि मोटे योद्धाओं की आत्मा के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से एक प्रतिबंध लगा दिया गया था ताकि जनजाति के रहस्यों को दुश्मनों द्वारा जासूसी करने से रोका जा सके। वांग हाओ के लिए इस प्रतिबंध को तोड़ना कुछ हद तक मुश्किल था, अन्यथा वह जबरन कबूलनामे का सहारा लेने के लिए इतनी हद तक नहीं जाता। वादे के मुताबिक वांग हाओ ने दूसरे सरदार की जान बख्श दी, लेकिन चुपके से उसके शरीर पर एक आत्मा का निशान लगा दिया। जब तक यह आत्मा की छाप मिटाई नहीं जाती, वांग हाओ आत्मा की छाप के माध्यम से इसके स्थान का अनुमान लगा सकता है। आधे घंटे बाद ग्रह 32 पर अंतिम मोटी योद्धा मारा गया। इस छोटे पैमाने के युद्ध में 4328 मोटे ब्लैक आयरन योद्धा मारे गए। वे सभी लौह स्तर के योद्धा थे, रजत स्तर का एक भी योद्धा नहीं मारा गया। पहले मारे गए मोटे योद्धाओं को मिलाकर गैलेक्टिक टीम ने 5000 से अधिक ब्लैक आयरन योद्धाओं को मार गिराया है। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्तमान में अधिकतम 3000 आयरन वॉरियर्स और 800 सिल्वर वॉरियर्स ही बचे हैं। सशस्त्र उपग्रह पर अंतरतारकीय टेलीपोर्टेशन पोर्टल को पूरी तरह से तैनात करने में कम से कम 3 और दिन लगेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो हथियारों से लैस उपग्रह की रखवाली कर रहा मोती जनजाति का युवा मुखिया अगले 3 दिनों तक डटे रहने के लिए निश्चित रूप से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वांग हाओ ने ग्रह 32 के पोर्टल को नष्ट नहीं किया और उसने स्वयं अपनी आत्मा की छाप के माध्यम से द्वितीय प्रमुख के भागने के मार्ग पर नजर रखी। जैसा कि उम्मीद थी, धूर्त द्वितीय सरदार भूमिगत मार्ग से भटकता रहा, कई अनावश्यक चक्कर लगाता रहा और एक लंबा चक्कर भी लगाया। लगभग 4 घंटे बाद वह अंततः ग्रह 32 पर 3000 मीटर भूमिगत स्थित पोर्टल पर पहुंच गया। फिर विशेष मंत्रों की एक लंबी श्रृंखला का पाठ करने और रक्त के सार की एक बूंद टपकाने के बाद पोर्टल खुल गया। वांग हाओ द्वारा दूसरे सरदार के अंगों को काटने के बाद वह केवल अपने बचे हुए धड़ और अपनी अनाड़ी उड़ने की तकनीक का उपयोग करके धीरे धीरे टेलीपोर्टेशन पोर्टल में प्रवेश कर सका। दूसरे सरदार के पोर्टल में कदम रखने से ठीक पहले उसने एक काले रंग के ज्वाला सर्प को नहीं देखा, जो केचुए से भी छोटा था और अपने मुंह में एक नीले रंग की अंगूठी लिए चुपचाप उसकी पीठ पर चढ़ रहा था। एक विकृत स्थानिक सुरंग से गुजरने के बाद दूसरा सरदार 100 प्रकाश वर्ष दूर एक सशस्त्र उपग्रह चौकी पर फिर से प्रकट हुआ। इस सशस्त्र उपग्रह का निर्माण 500 किलोमीटर व्यास वाले एक छोटे उपग्रह को खोखला करके और उसमें विशालकाय आदिम ऊर्जा हथियार, लेजर हथियार और एक प्रकाश वर्ष की सीमा तक मार करने वाली कक्षीय कण तोपों जैसे महाहथियार स्थापित करके किया गया था। 3 दिन पहले मोती जनजाति की सेना के अचानक आगमन ने उन्हें अव्यवस्था में डाल दिया, जिससे ये सशस्त्र उपग्रह ही एकमात्र रक्षा पंक्ति बची रही जो बरकरार रही। इसलिए इस सशस्त्र उपग्रह को जब्त करना काफी मुश्किल है और इसे केवल बल प्रयोग से ही किया जा सकता है। बेशक विशेष क्षमताओं वाले ब्रह्मांडीय योद्धाओं के लिए साधारण हथियार केवल सजावट की वस्तुएं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक योद्धा जिसके पास अपने शरीर को सूक्ष्म कणों में बदलने की क्षमता है, वह अपने भौतिक शरीर को पल भर में मौलिक कणों में बदल सकता है। जब तक उसकी आत्मा नष्ट नहीं हो जाती, उसका भौतिक शरीर मौलिक ब्रह्मांडीय कणों में बदल जाता है और उसे पारंपरिक हथियारों से कभी नहीं मारा जा सकता। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष में यात्रा करने की क्षमता रखने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति 9वें स्तर पर अपने भौतिक शरीर से स्थानिक बाधाओं को चीर सकता है, अंधेरे अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है और अपनी इच्छानुसार किसी भी ब्रह्मांडीय स्थान तक पहुंच सकता है।
कुछ विशेष शक्तिशाली नस्लें अपनी प्राचीन वंश परंपरा को जागृत करने के बाद और भी अधिक भयावह हो जाती हैं, जिनके पास कई अकल्पनीय महाशक्तियां होती हैं। वांग हाओ ने एजोर ड्रैगन रिंग में प्रवेश किया और दूसरे सरदार की मदद से सशस्त्र उपग्रह चौकी में सफलतापूर्वक घुसपैठ की। कई तरह की जांच के बाद दूसरे प्रमुख को 2 मोती योद्धाओं द्वारा कमान कक्ष में ले जाया गया। युवा स्वामी को देखते ही दूसरे सरदार की आंखों से आंसू बहने लगे, उसका चेहरा भय से भर गया था। वो युवक तो बेहद भयानक है। उसकी ताकत हम सब से कहीं अधिक है। अगर मैं किस्मत से बच न जाता तो हम सब मर चुके होते। प्रथम प्रमुख, तृतीय प्रमुख और चतुर्थ प्रमुख तीनों की दुखद मृत्यु हो गई। वो युवक सचमुच बहुत शक्तिशाली है। युवा मास्टर मोदान ने भौहें चढ़ा ली। उनका चेहरा ठंडा और उदासीन था और उन्होंने कहा, तो फिर तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने उस इंसान को 2 घंटे के अंदर खत्म नहीं किया तो मैं उसका सिर लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। क्योंकि तुम ऐसा करने में नाकाम रहे तो तुम्हारे कुत्ते की जान का क्या फायदा? बोलने के बाद युवा स्वामी ने गहरी सांस छोड़ी। उसने ठंडी हवा का एक झोंका छोड़ा जो एक ठंडे तीर में बदल गया और तुरंत दूसरे सरदार के माथे की ओर जा गिरा। क्लिक। जब बर्फीला तीर दूसरे सरदार के माथे पर लगा तो उसका पूरा सिर तेजी से नीली बर्फ में जमने लगा। बर्फ इतनी तेजी से जमी कि उसका सिर देखते ही देखते बर्फ के एक टुकड़े में बदल गया। कुछ ही देर बाद जमा हुआ सिर फट गया और बर्फ के टुकड़ों के ढेर में तब्दील हो गया। बाहर आओ, तुमने अकेले यहाँ आने की हिम्मत की, वाकई बहुत हिम्मत है। युवा मास्टर मोदान ने दूसरे एल्डर के शव पर चिल्लाया। हैयान कौम, क्या हमारी पहचान हो गई है? दूसरे सरदार की पीठ पर नीले ड्रैगन रिंग में छिपा हुआ वांग हाओ को एहसास हुआ कि उसकी उपस्थिति उजागर हो गई है, इसलिए वह नीले ड्रैगन रिंग से बाहर आ गया। जब वांग हाओ अचानक प्रकट हुआ तो 8 सिल्वर वॉरियर गार्डों ने तुरंत अपने हथियारों से उसे घेर लिया। तो तुम मोदान हो? वांग हाओ ने उदासीनता से पूछा। युवा मास्टर मोदान एक सुनहरी कुर्सी पर शांति से बैठे थे। उनकी पुतलियों में एक रहस्यमय गहरा नीला रंग दिखाई दे रहा था, जो मोती योद्धाओं में आमतौर पर देखी जाने वाली काली पुतलियों से बिल्कुल अलग था। हर हावभाव के साथ राजसी आभा पूरे वातावरण को झकझोर देती थी, लेकिन वांग हाओ के शरीर तक पहुंचने के बाद यह आभा एक अदृश्य आभा द्वारा अवरुद्ध हो जाती थी। लगता है दूसरे सरदार ने मुझे धोखा दिया है। हे मनुष्य, तुम्हारे आसपास एक ऐसी आभा है जो मुझे पसंद नहीं है। हालांकि मैंने हमेशा प्रतिभा को महत्व दिया है और तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली मनुष्य की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। यदि तुम मेरे मोती कबीले में शामिल होने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अतिथि मुखिया नियुक्त कर सकता हूँ। अल्फा ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने के बाद तुम वहाँ मेरे कबीले के मानव प्रतिनिधि बनोगे। उद्धरण चिन्ह स्टॉप्ड। अध्याय 713 10,000 ड्रैगनों की शक्ति। क्या ऐसा है? वैसे मुझे वांग हाओ को बंधनों में रहना पसंद नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपना यह उदार प्रस्ताव न दें। मुझे स्वामी बनना चापलूस बनने से ज्यादा पसंद है। तुम मेरे अधीन क्यों नहीं हो जाते? अब से मोतीकुल मेरे अधीन होगा और तुम मोतीकुल के मुखिया बने रह सकते हो। कैसा रहेगा? वांग हाओ के शब्द तेज चाकू की तरह थे, जो यंग मास्टर मोदान के चेहरे पर वार कर रहे थे। तुम तो मानो मौत को दावत दे रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम अभी मर जाओ। दुश्मन का वो प्रतिभाशाली सैनिक जिसे भर्ती नहीं किया जा सकता, मेरे गले में अटके कांटे की तरह होता है, इसलिए मुझे तुम्हें जल्द से जल्द मारना ही पड़ेगा। पल भर में मोदान के युवा स्वामी के भीतर से एक आश्चर्यजनक ठंडक उत्पन्न हो गई। ठंड तेजी से बढ़ी और देखते ही देखते पूरे कमांड हॉल पर पाले की एक मोटी परत जम गई। कड़ाके की ठंड इतनी तीव्र थी कि उसके आसपास मौजूद 8 चांदी के योद्धाओं को भी इसका सामना करना मुश्किल लगा और वे सभी कांपने लगे। मोटिए कबीले के विपरीत, जो अपने शरीर को शुद्ध करने वाली आध्यात्मिक अग्नि के रूप में अत्यंत यांग मोरो स्पिरिट फ्लेम का उपयोग करता है, मोदान का ये युवा गुरु शरीर को शुद्ध करने के लिए अत्यंत यिन और ठंडी आध्यात्मिक अग्नि का उपयोग करता है। तुम सब पीछे हट जाओ, इस इंसान को मेरे भरोसे छोड़ दो। जी श्रीमान।
आठों गार्ड जल्दी से पीछे हट गए। इस असहनीय ठंड को महसूस करते ही वांग हाओ की आंतरिक आदिम ऊर्जा इस आश्चर्यजनक ठंड का प्रतिरोध करने के लिए उसकी नसों और स्पर्श बिंदुओं के माध्यम से प्रवाहित होने लगी। जैसे ही ठंडी ऊर्जा की हल्की हल्की किरणें वांग हाओ के शरीर में प्रवेश कर गईं, वे तुरंत ही उसकी नसों में मौजूद आदिम ऊर्जा द्वारा समाहित हो गईं, मानो ये ठंडी ऊर्जा एक अत्यंत पौष्टिक पदार्थ हो। मनुष्य, तुम सचमुच मेरी परम बर्फीली आत्मा की भयानक आभा से नहीं डरते। कितना दिलचस्प है। लगता है तुम्हारे पास कोई बड़ा रहस्य या अनमोल खजाना है। हाँ, ये तो सचमुच ईश्वर की कृपा है। लेकिन जल्द ही तुम्हारे सारे रहस्य और खजाने मेरे हो जाएंगे। युवा मास्टर मोदान ने शरारती मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। नीले बर्फ के क्रिस्टलों से बना एक लंबा, 3 झांग लंबा बर्फ का भाला, जब हाथ आगे बढ़ाया गया तो आसपास के हवा के अणुओं को भी तेजी से जमा दिया। दोनों हाथों के जोरदार प्रहार से बर्फीला भाला पल भर में बर्फ के चूर्ण में परिवर्तित हो गया और वांग हाओ की ओर तेजी से बढ़ने लगा। बर्फीले भाले के टुकड़ों की एक घनी बारिश वांग हाओ पर बरसी, जो देखने में धीमी लग रही थी, लेकिन वास्तव में सीमाओं से परे थी। पलक झपकते ही ये वांग हाओ के शरीर को छूने ही वाला था। पफ पफ पफ, जैसे ही यह वांग हाओ के शरीर को छूने वाला था, नीले रंग के कवच ने स्वचालित रूप से अपने स्वामी की रक्षा की और एक पारदर्शी ढाल ने बर्फ के घने टुकड़ों को उसके शरीर से टकराने से रोक दिया। फिर विनाशकारी लपटों का एक तेज विस्फोट हुआ, जिसने पल भर में बर्फ के इन टुकड़ों को वाष्पीकृत कर दिया। विनाश की लपटों ने आसपास की ठंडक को भी दूर कर दिया। कितनी शक्तिशाली शीत ऊर्जा है। लेकिन ये साधारण शीत ऊर्जा नहीं लगती। यह एक प्रकार की आत्मिक ज्वाला प्रतीत होती है, मेरी विनाश ज्वाला की तरह, लेकिन अंतर यह है कि यह ज्वाला ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करती, बल्कि ऊर्जा अवशोषित करती है। वांग हाओ को अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा ज्वालाओं का उपयोग करके किए गए विभिन्न कुशल हमलों से कुछ प्रेरणा मिली। एक विचार के साथ विनाश की ज्वाला एक तीर में परिवर्तित हो गई, जो हवा में स्थिर हो गई और वांग हाओ के मानसिक नियंत्रण में तेजी से प्रतिद्वंद्वी के सिर की ओर बढ़ गई। ये देखकर दूसरे पक्ष की निगाहें मानो थमसी गईं। पीना। फिर उसने हाथ हिलाया और हवा में एक शतभुजाकार नीले रंग की बर्फ की ढाल तैरने लगी। सिजल टिल्ड, विनाश की ज्वालाओं से उत्पन्न अग्नि तीर ने बर्फ के टुकड़ों से बनी ढाल को पल भर में भेद दिया। ये कैसे संभव है? युवा मास्टर मोदान ने आश्चर्य से कहा, फिर अपना हाथ हिलाया और अचानक हवा में एक और बर्फ का कवच प्रकट हो गया। सिजल टिल्ड, धधकती हुई तीर एक बार फिर बर्फ की ढाल को भेदते हुए मोदान की छाती से 1 मीटर से भी कम दूरी पर पहुंच गई। ये जलते हुए तीर की गति से पलक झपकते ही उसके शरीर पर वार कर सकता था। आइस शॉर्ड शील्ड को दोबारा इस्तेमाल करने में बहुत देर हो चुकी थी। युवा मास्टर मोदान बिल्कुल भी नहीं डरे और उन्होंने बचने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय उन्होंने अपना मुंह खोला और मुंह भर बर्फ थूक दी। नीली लपटों का एक तेज विस्फोट हुआ, जिससे उनके सामने हवा में बर्फ के क्रिस्टलों की एक मोटी दीवार बन गई। बर्फ की यह क्रिस्टल दीवार अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, फिर भी यह नीली लपटों से घिरी हुई थी और इसकी शीतल आभा ने आसपास के मिश्र धातु के डेक को धूल में जमा दिया था। विनाश की ज्वालाओं से उत्पन्न तीर अंततः बर्फ के क्रिस्टलों की इस दीवार द्वारा रोक दिए गए। हालांकि हैरानी की बात यह है कि जब विनाश की ज्वाला का उच्च तापमान अत्यधिक शीत ज्वाला की अत्यधिक ठंड से टकराया, तो 2 पूरी तरह से अलग ज्वालाएं एक दूसरे के खिलाफ हिंसक रूप से फट गईं। बूम टिल्ड, विस्फोट से कोई भौतिक ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई, फिर भी इसने इसमें शामिल दोनों लोगों के दिमाग में जबरदस्त हलचल मचा दी। जैसे आत्मा के भीतर एक तूफान उमड़ता है, वैसे ही यह ध्वनि भौतिक सीमाओं को भेदकर सीधे आत्मा को प्रभावित करती है। सशस्त्र उपग्रह पर मौजूद सैकड़ों मोती योद्धाओं को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके दिमाग फटने वाले हों। कमजोर योद्धा दर्द से सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गए, जबकि मजबूत योद्धा असहनीय दर्द से तड़प रहे थे। विस्फोट के केंद्र में होने के कारण युवा स्वामी मोदान का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया और उनकी नाक से धीरे धीरे काला खून बहने लगा। विस्फोट में उनकी आत्मा को पहले ही मामूली चोटें आ चुकी थीं।
हालांकि वांग हाओ इतना मजबूत था कि उसे सिर में हल्का सा दर्द ही महसूस हुआ और वह जल्दी ही सामान्य हो गया। इस बदलाव को देखकर मोदान के युवा स्वामी में लालच का और भी तीव्र भार उत्पन्न हुआ। अभी अभी दोनों आत्मा ज्वालाओं ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया, जिससे निश्चित रूप से कोई चमत्कारिक परिवर्तन हुआ होगा। इस परिवर्तन से उत्पन्न विस्फोटक शक्ति आत्मा को सीधे प्रभावित कर सकती है, और विस्फोट में मेरी आत्मा भी घायल हो गई। और ये तो बस एक छोटी सी ज्वाला का विनाश था, फिर भी विस्फोटक शक्ति इतनी भयानक है। यदि मैं इस युवक के शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक अग्नि को प्राप्त कर लूं और उसे अपनी परमहिम आत्मा के साथ मिला दूं, तो मैं निश्चित रूप से और भी शक्तिशाली आत्मा तकनीक बना पाऊंगा। शायद मेरे शरीर के परिष्करण का मार्ग और भी आगे बढ़ सके। मैं पहले से ही एक अर्धदेव हूँ और उससे भी आगे। युवा मास्टर मोदान ने कल्पनाओं में खोते हुए अपनी उत्तेजना को दबा लिया। जब वह अपने दिवास्वप्न में खोया हुआ था, तभी वांग हाओ ने हमला कर दिया। चुपचाप उसके हाथ में मौजूद नीले रंग की स्केल बैटल ब्लेड ने स्थानिक अवरोध को तोड़ दिया और यंग मास्टर मोदान के सिर की ओर वार किया। मेरे पास एक अर्धदेवता का शरीर है, मुझे साधारण नश्वर हथियारों से भला कैसे नुकसान पहुंच सकता है। युवा मास्टर मोदान ने जरा भी भय नहीं दिखाया और वांग हाओ की तलवार को रोकने के लिए अपना हाथ उठा लिया। वांग हाओ के चाकू ने दूसरे आदमी की बांह पर वार किया, लेकिन उस पर एक सफेद निशान तक नहीं आया। क्या ये किसी देवता का शरीर है? ये तो वाकई किसी संत से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वांग हाओ के हाथ में मौजूद एजोर स्केल बैटल ब्लेड पहले से ही क्षतिग्रस्त था। एजोर स्केल बैटल ब्लेड को एजोर ड्रैगन रिंग में रखने के बाद वांग हाओ ने एक बिल्कुल नया अतिरिक्त एजोर स्केल बैटल ब्लेड निकाला। कुछ क्षणों की तैयारी के बाद उसने अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित किया, अपनी आदिम ऊर्जा को नीले रंग की युद्ध तलवार में उंडेल दिया, साथ ही उसमें विनाश का भाव भी भर दिया। पल भर में उसके संपूर्ण अस्तित्व का सार, ऊर्जा और आत्मा पूरी तरह से इस एक तलवार में समाहित हो गई। तुरंत ही वांग हाओ ने फिर से हमला किया और एक जोरदार प्रहार किया। ये लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। शक्ति के लिहाज से इस प्रहार ने वांग हाओ की सहन शक्ति की सीमा को पार कर लिया है। इसमें 8000 ड्रैगनों से भी अधिक बल है और विनाशकारी ब्लेड इंटेंट और आदिम अराजकता बल की संयुक्त शक्ति के साथ इसकी ताकत 10,000 ड्रैगनों से भी कहीं अधिक है। तोड़ना, ऐसी शक्ति सामान्य तारा स्तरीय शक्ति की सीमाओं से कहीं अधिक है और यहाँ तक कि प्राचीन सच्चे ड्रैगन जाति के बीच भी इसे युवा ड्रैगनों में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाएगा। स्टॉप्ड अध्याय 714 अर्धदेव का शरीर। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ड्रैगन आमतौर पर अपने शैशवावस्था के अंत से ठीक पहले 2000 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वांग हाओ की वर्तमान साधना गति प्राचीन काल के ड्रैगनों की तुलना में कहीं अधिक है। टकराना, ये पुस्तक सर्वप्रथम ताइवानी उपन्यास पढ़ने के सर्वश्रेष्ठ ऐप पर प्रकाशित हुई है, जो त्रुटियों और अव्यवस्थित अध्यायों के बिना एक अत्यंत सहज पठन अनुभव प्रदान करता है। वांग हाओ की पूरी शक्ति से युक्त स्टार शैटरिंग स्लैश ने यंग मास्टर मोदान के दाहिने हाथ पर प्रहार किया, जिससे एक शक्तिशाली शॉकवेव उत्पन्न हुई जिसने तुरंत आसपास के अंतरिक्ष को प्रज्वलित कर दिया। 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी नाजुक वस्तुएं इस भयानक झटके से धूल में तब्दील हो गईं और पूरे सशस्त्र उपग्रह को एक जोरदार कंपन महसूस हुआ। ऐसा लगता है मानो इस सशस्त्र उपग्रह ने 10 से अधिक तीव्रता का एक बड़ा भूकंप झेला हो। 10,000 ड्रैगनों की भयानक शक्ति को सहने के बाद धातु की थकान की सीमा तक पहुंचने के कारण एजोर स्केल बैटल ब्लेड चकनाचूर हो गया। मोदान के युवा स्वामी की बांह को देखने पर उस पर एक उंगली के कटे होने जितनी गहरी दरार दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल त्वचा और मांसपेशियों की हलचल के बाद वह दरार भर गई और पूरी तरह से अपनी मूल स्थिति में लौट आई। एक भी बाल नहीं कटा था और खून की एक बूंद भी नहीं बही थी। हे इंसान के बच्चे, तुमने अच्छा वार किया, लेकिन मेरे अर्धदेव शरीर को भेदने का कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा कि तुम अपनी ऊर्जा बचाओ और मुझे तुम्हें मारने दो। हा। उद्धरण चिन्ह। एक भयावह मुस्कान के साथ
यंग मास्टर मोदान बिजली की गति से वांग हाओ की ओर बढ़े और तुरंत उसके करीब पहुंच गए। एक निर्मल लोहे की मुट्ठी वांग हाओ की छाती पर जा लगी, जिससे उसके मुंह से दबी हुई कराह निकली। पफ टिल्ड। अचानक हुए हमले में वांग हाओ बुरी तरह घायल हो गए और पीछे की ओर उड़ते हुए जा गिरे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी छाती फटने वाली हो। उसके सीने से एक अत्यंत ठंडी आभा उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे सभी रक्त वाहिकाओं में रक्त जम गया और संभवतः उसका हृदय भी जम गया। इस समय हृदय के निकट स्थित एक्यूपॉइंट्स के भीतर आदिम ऊर्जा की धाराएं लालची सांपों की तरह बेतहाशा हृदय की ओर उमड़ पड़ी और शरीर में प्रवेश कर चुकी ठंडी ऊर्जा को स्वतः ही भस्म कर दिया। वांग हाओ के सीने का दर्द धीरे धीरे कम होने में लगभग 5 सांसें लगीं। ये तीव्र ऊर्जाएं वास्तव में आदिम अराजकता बल द्वारा अवशोषित कर ली गईं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इन तीव्र ऊर्जाओं को अवशोषित करने के बाद मेरा मन बहुत स्पष्ट हो गया है और मेरी आत्मा में एक खालीपन का भाव है। क्या ये हो सकता है कि इस अत्यधिक ठंडी ऊर्जा का आत्मा प्रशिक्षण पर कोई सहायक प्रभाव हो? वांग हाओ के मन में तरह तरह के संदेह उठना लाजिमी था। यद्यपि मैं फिलहाल मोदान के इस युवा स्वामी की रक्षा पंक्ति को भेदने में असमर्थ हूँ, जो अपने अर्धदेवता शरीर और विचित्र अत्यधिक ताप और शीत शक्ति पर निर्भर है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उसकी शक्ति अपर्याप्त है। अधिक से अधिक उसके पास 1000 ड्रैगन की शक्ति है, जो 1500 ड्रैगन से कम है। ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में हम में से कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। युवा मास्टर मोदान को भी इस समस्या का एहसास हो गया था, लेकिन अपने अर्धदेवता जैसे शरीर पर भरोसा करते हुए वह अमर शक्ति संपन्न लोगों के स्तर से नीचे लगभग अजेय थे और उनके अविनाशी शरीर ने उन्हें तारा स्तरीय प्राणियों के बीच भी स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी। उन्होंने वांग हाओ को गंभीरता से नहीं लिया, जो केवल शारीरिक बल पर निर्भर रहने वाला प्रतिद्वंद्वी था। लगता है मुझे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हालांकि मैंने अभी तक इस चाल में महारत हासिल नहीं की है और शक्ति पर मेरा नियंत्रण उतना सटीक नहीं है। कहीं मुझे खुद ही इसका खामियाजा भुगतना न पड़े। युवा मास्टर मोदान अभी भी झिझक रहे थे। वांग हाओ ने अपने प्रतिद्वंद्वी को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने 3 क्लोनों को एक साथ बुलाया और उन चारों ने मिलकर यंग मास्टर मोदान को घेर लिया। तीनों क्लोनों की शक्ति 1000 ड्रैगनों की शक्ति से कहीं अधिक थी, विशेष रूप से शरीर साधना करने वाले क्लोन की शक्ति, जो मूल शरीर से भी अधिक भयावह थी। चूंकि मुझे नहीं पता कि आपकी बाहरी सुरक्षा इतनी भयानक है या नहीं और आपकी आंतरिक सुरक्षा भी उतनी ही दुर्जय है या नहीं, तो मैं देखना चाहूंगा कि आपका अर्धदेव शरीर मेरे कष्टों को कब तक सहन कर सकता है। ये कहने के बाद वांग हाओ और उसके 3 क्लोनों ने यंग मास्टर मोदान को घेर लिया और सड़क पर होने वाली लड़ाई की तरह उसकी पिटाई करने लगे। मुक्कों और लातों की बौछार होने लगी। हर वार में 5000 ड्रैगनों की शक्ति समाई हुई थी और वो सीधे त्वचा पर पड़ रहा था। पल भर में मोदान का युवा स्वामी गतिहीन हो गया, उसका शरीर एक आसान शिकार बन गया। बैंग बैंग बैंग, वह भयावह आवाज लगभग 1 किलोमीटर तक गूंजी और उसे सुनने वाले सभी मोटी योद्धाओं का चेहरा पीला पड़ गया और वे पूरी तरह से कांपने लगे। धिक्कार है, मैं किसी भी हालत में एक मानव सरीसृप से नहीं हार सकता। युवा मास्टर मोदान ने संघर्ष किया और घात क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अपना बायां पैर आगे बढ़ाने वाला था, उसे तुरंत एक जोरदार मुक्का पड़ा। उस मुक्के की ताकत इतनी भयानक थी मानो कोई पहाड़ हो, जिसने पल भर में उसके बाएं पैर को वापस उसकी मूल स्थिति में धकेल दिया। जब उसने अपने दाहिने पैर से एक और कदम बढ़ाने की कोशिश की, तो उसके दाहिने पैर पर तुरंत बार बार प्रहार किया गया। और इसलिए जब भी युवा स्वामी मोदान अपने शरीर के किसी भी हिस्से को हिलाने की कोशिश करते, तो उन पर तुरंत भयानक मुक्कों और लातों से प्रहार किया जाता और उन्हें वापस अपनी मूल स्थिति में धकेल दिया जाता। पूरे 15 मिनट तक युवा मास्टर मोदान के पूरे शरीर पर 1 लाख मुक्के और 1 लाख लातें पड़ी, लेकिन वह काफी देर तक एक कदम भी नहीं हिल पाए। अरे, धिक्कार है, इस इंसान ने क्लोन बनाने की गुप्त तकनीक हासिल कर ली है।
हर क्लोन की शक्ति इतनी भयानक है कि मुझे डर है कि शारीरिक शक्ति के मामले में हमारे कबीले का महान बुजुर्ग भी इस युवक का मुकाबला मुश्किल से कर पाएगा। धिक्कार है, इस इंसान ने किस तरह का अविश्वसनीय साहसिक कारनामा किया होगा। मुझे इस इंसान को पकड़ना होगा और इसके सारे रहस्य उगलवाने के लिए इसे बुरी तरह प्रताड़ित करना होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे ग्रैंड एल्डर से आत्मा खोज तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए कहना पड़ेगा। आधे घंटे बाद वांग हाओ और उसके 3 क्लोनों ने कम से कम 10 लाख मुक्के और लातें बरसा दी, लेकिन फिर भी वे मोदान के युवा स्वामी के अर्धदेवता जैसे शरीर को भेद नहीं सके। ऐसा लगता है कि केवल शारीरिक बल से ही किसी अर्धदेव के शरीर की सुरक्षा को भेदना संभव नहीं है। युवा गुरु मोदान की त्वचा पर एक रहस्यमय आकृति हल्की हल्की उभरती है। यह आकृति बिल्कुल प्राकृतिक है, मानो इसमें स्वयं का जीवन हो, और यह युवा गुरु मोदान की त्वचा की सतह के साथ गहराई से समाहित है। जब भी इस पर कोई मुक्का या लात जोर से पड़ती है, तो ये रहस्यमय पैटर्न हल्के से चमक उठते हैं। उस मुक्के की शक्ति इन रहस्यमय आकृतियों द्वारा तुरंत अवशोषित और बेअसर कर दी गई। वांग हाओ की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे अचानक मुख्य बात समझ आ गई। क्या ये रहस्यमय पैटर्न किसी देवता के शरीर को प्राप्त करने का रहस्य हो सकते हैं? ये रहस्यमय आकृतियां मंत्रों की श्रृंखला की तरह काम करती हैं, प्रत्येक हमले की शक्ति को बिखेरकर पूरे शरीर में समान रूप से वितरित करती हैं। इस तरह एक बिंदु से उत्पन्न शक्ति अंततः पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे शरीर की सहन करने की क्षमता काफी कम हो जाती है। इससे भी अधिक रहस्यमय बात यह है कि ये पैटर्न मुक्कों और लातों की शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं, लगातार ऊर्जा प्राप्त करते हुए शरीर को धीरे धीरे प्रशिक्षित करते हैं। इसी कारण युवा गुरु मोदान आधे घंटे तक लगातार हमलों के बाद भी शारीरिक रूप से सुरक्षित रहे, बल्कि उन्हें और भी बेहतर महसूस हुआ। शरीर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है और उसकी सहन करने की क्षमता भी बढ़ती जा रही है। हा, मानव सरीसृप, एक अमर शक्तिशाली प्राणी भी मेरे अर्धदेवता शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो तुम्हारे जैसे तुच्छ प्राणी की तो बात ही क्या, जो केवल ग्रह स्तर का है। आपके रहस्य मुझे लगातार आकर्षित कर रहे हैं। मेरा इरादा तो आपको अपने अधीनस्थ के रूप में भर्ती करने का था, लेकिन लगता है कि आपके रहस्यों ने भी मुझे प्रभावित कर दिया है। इसलिए मैंने तुम्हें पूरी तरह से दबाने का फैसला किया है और जल्द ही तुम्हारे सारे रहस्य मेरे हो जाएंगे। ये पुस्तक HTML विक से है। स्टॉप्ड अध्याय 715 देवताओं और राक्षसों की आंख। मोदान के युवा स्वामी के चेहरे पर भयंकर भाव थे और माथे की नसें उभरी हुई थीं। सिजल टिल्ड। अचानक कहीं से काले रंग की बिजली की एक हल्की सी लकीर प्रकट हुई। अचानक एक भयंकर ऊर्जा का तूफान पूरे अंतरिक्ष में फैल गया और शून्य में बिजली का एक विशाल काला गोला पैदा हुआ, जिसने युवा मास्टर मोदान को घेर लिया। जैसे ही तीनों क्लोन बिजली के काले गोले के पास पहुंचे, उनके शरीर पिघलती मोमबत्तियों की तरह पिघलने लगे। खतरा। वांग हाओ ने तुरंत अपने तीनों क्लोनों को उस अजीब काली बिजली से दूर हटने का आदेश दिया और वह खुद भी 10 मीटर दूर चला गया। इस क्षण बिजली के इस विशाल काले गोले से निकलने वाली विद्युत रोशनी तेजी से सघन होती गई और धीरे धीरे काले बिजली से भरा एक गोलाकार स्थान बन गया। इस गोलाकार स्थान के भीतर मोदान का युवा स्वामी धीरे धीरे इंच करके सिकुड़ने लगा। मूल रूप से 6 मीटर लंबा, ये सिकुड़कर केवल 8 मीटर रह गया। इसकी भौहों के ठीक 1 इंच ऊपर माथे पर सेम के अंकुर जैसी 2 आकृतियां उभर आईं, जो धीरे धीरे लंबी होती गईं और अंत में 2 एंटीना जैसी दिखने लगीं। सिजल टिल्ड। दोनों एंटीना के बीच लगातार काली चिंगारियां उड़ती रहीं। जब भी बिजली की चिंगारी निकलती थी, ऐसा लगता था मानो अंतरिक्ष में अत्यंत सघन काली ऊर्जा उत्सर्जित हो रही हो। और यह परिवर्तन की प्रक्रिया अभी तक रुकी नहीं है। जैसे ही वांग हाओ ने युवा गुरु मोदान की ऊर्जा की बढ़ती शक्ति को महसूस किया, उनके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। नहीं, हम इसे जारी नहीं रहने दे सकते, अन्यथा मुझे सचमुच दबा दिया जा सकता है या मेरी मृत्यु भी हो सकती है। वांग हाओ ने अपने दिल को दृढ़ किया, 3000 उड़ने वाले चाकू बुलाए
और अपनी सबसे शक्तिशाली उड़ने वाली चाकू तकनीक को इकट्ठा करते हुए बिजली के काले गोले पर हमला किया। 3000 सुनहरे उड़ने वाले चाकू एक विशाल सुनहरे ब्लेड में परिवर्तित हो गए, जो आश्चर्यजनक विनाशकारी इरादे से भरे हुए थे और बिजली के गोले की ओर बढ़ गए। टकराना। जैसे ही फेंकने वाला चाकू बिजली के गोले के संपर्क में आया, लेपिस लाजुली और परिष्कृत तांबे से बना पवित्र फेंकने वाला चाकू बिजली के काले गोले के संपर्क में आते ही तुरंत सुनहरे तरल के छिड़काव में बदल गया। वे तो रक्षा पंक्ति को भी भेद नहीं पाए। दोबारा वांग हाओ ने विनाश की ज्वाला को आह्वान किया और उसे एक ज्वलंत भाले में परिवर्तित कर दिया। एक ही विचार से उस ज्वलंत भाले ने ध्वनि की गति से 100 गुना अधिक गति से बिजली के काले गोले पर प्रहार किया। टस्क टिल्ड। विनाश की ज्वालाओं से बना ज्वलंत भाला काली बिजली द्वारा चुपचाप और पल भर में भस्म हो गया। जरा भी हलचल नहीं हुई। तभी अचानक युवा स्वामी मोदान चिल्ला उठे, गर्जना टिल्ड। यह अचानक हुई गर्जना अत्यंत तीखी थी, मानो किसी भयानक राक्षस की हो। क्लिक करे टिल्ड। हड्डियों के टूटने की तेज आवाज गूंजी, उसके बाद दांत पीसने जैसी आवाज आई। युवा मास्टर मोदान का शरीर दर्द से तड़प उठा और वह झींगा मछली की तरह सिकुड़ गया। ऐसा लगता है कि वह इस समय अत्यधिक दर्द से गुजर रहा है। दर्द का स्तर उनके लिए भी असहनीय प्रतीत हो रहा था। क्लिक क्लिक टिल्ड। हड्डियों के चटकने की एक और आवाज के बाद युवा मास्टर मोदान की भौहों के बीच अचानक अंगूठे के आकार का एक मांसल गोला उभर आया। मांस का वह पिंड फूलकर बाहर की ओर उभर आया और अंततः माथे को चीरते हुए खून से लथपथ एक ऊर्ध्वाधर चीरे के साथ फट गया। ऊर्ध्वाधर दरार के बीचों बीच से काला खून लगातार बहता रहा। इसका रूप अत्यंत भयंकर और भयावह था। टिल्ड। युवा मास्टर मोदान ने एक भयानक तेज चीख मारी और उनकी आंखें अचानक खून की तरह लाल हो गईं। उसी क्षण उसकी भौहों के बीच की ऊर्ध्वाधर दरार अचानक फट गई, हिंसक रूप से दोनों ओर फैल गई और मांसल दरार के बीचों बीच अचानक खून से लथपथ एक ऊर्ध्वाधर पुतली खुल गई। उसकी पुतली काली और ऊर्ध्वाधर थी। उन विचित्र ऊर्ध्वाधर पुतलियों को देखकर वांग हाओ की आंखें एक पल के लिए लगभग सुन्न हो गईं, उसकी मानसिक शक्ति लगभग ध्वस्त हो गई और उसकी आत्मा कांप उठी। उस ऊर्ध्वाधर पुतली के माध्यम से वांग हाओ को एक असीम नरक दिखाई दिया, जो काले बादलों और लाशों के अंतहीन पहाड़ों और रक्त के सागरों से भरा हुआ था। ये कैसी भयानक तीसरी आंख है। मैंने बस एक नज़र डाली और ऐसा लगा जैसे मैं किसी अंतहीन नरक में देख रहा हूँ। वांग हाओ ने अपनी निगाहें हटा ली। अब वह सीधे उस ऊर्ध्वाधर पुतली की ओर नहीं देख रहा था। हा, तुम तुच्छ चींटी, अब डर गए क्या? कांप रहे हो क्या? मैं अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार करने वाला हूँ। क्या तुम मेरे दानव देवता की आंख के सामने झुकने को तैयार हो? घुटने टेक दो, घुटने टेकना। उस स्थान पर एक कान फाड़ देने वाली राक्षसी ध्वनि गूंजी और बिजली का काला गोला अंततः गायब हो गया, लेकिन वह भयानक राक्षसी ध्वनि वांग हाओ के कानों तक पहुंच गई। अगले ही पल वांग हाओ का शरीर अनायास ही उसे घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं रुक जाओ। वांग हाओ होश में रहे और उन्होंने अद्भुत इच्छाशक्ति के साथ इस अदृश्य शक्ति से लड़ाई लड़ी। अरे रुको, तुम घुटने नहीं टेक सकते। वांग हाओ ने मुंह बनाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को सीधा रखने की कोशिश की, साथ ही अपने बड़े हाथों से अपने घुटनों को मजबूती से दबाकर उन्हें मुड़ने से रोका। हा, ये बेकार है। ये तो सचमुच एक दानव देवता की आंख है। देवताओं और दानवों के सामने हर तुच्छ प्राणी को झुकना ही होगा। मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। घुटने टेको, घुटने टेको। अदृश्य राक्षसी ध्वनि फिर से सुनाई दी और वांग हाओ का शरीर एक बार फिर घुटने टेकने ही वाला था। उसके पैर अनायास ही सिकुड़ गए, घुटने मुड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दो बड़े हाथों ने उन्हें मजबूती से थामे रखा। दोनों ताकतों के परस्पर विपरीत प्रभाव से वांग हाओ के पैर डगमगाने लगे। अगर वांग हाओ ने अपने बड़े हाथों को अपने घुटनों पर मजबूती से न दबाया होता, तो शायद वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा होता। क्या हो रहा है? मेरा शरीर दूसरे पक्ष के आदेशों से क्यों नियंत्रित हो रहा है? आखिर क्या हो रहा है? इस क्षण वांग हाओ का हौसला टूटने लगा और उसके मन में बार बार
घुटने टेक दो शब्द गूंजने लगे। यहाँ तक कि वांग हाओ, जिसके पास अविश्वसनीय रूप से मजबूत इच्छाशक्ति थी, ने भी महसूस किया कि उसकी इच्छाशक्ति टूटने की कगार पर है। मेरा शरीर मेरे नियंत्रण से बाहर है। क्या ये राक्षस देवता की आंख की वजह से हो सकता है? वांग हाओ ने बस अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह भयानक आवाज काफी देर तक गूंजती रही और बंद नहीं हुई। नहीं, आंखें बंद करने से भी काम नहीं चलेगा। इसके बाद वांग हाओ ने अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके अपनी सुनने की क्षमता को बंद कर दिया। लेकिन मैंने पाया कि वह भयावह आवाज अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी और मैं उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था। नहीं, मैं घुटने नहीं टेक सकता। अगर मैं घुटने टेकूंगा तो मेरी आत्मा में दोष आ जाएगा और मेरा युद्ध बोध अधूरा रह जाएगा। उसी क्षण वांग हाओ ने जबरदस्ती ट्रू ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। उसकी हड्डियां और मांसपेशियां मुड़ने के बाद वांग हाओ की त्वचा से गहरे सुनहरे रंग के अजगर के शल्क उगाए। जल्द ही उसकी रीढ़ की हड्डी से एक लंबी अजगर की पूंछ निकल आए और उसके सिर से 2 अजगर के सींग उगाए, जबकि उसका शरीर और अंग मनुष्य जैसे ही रहे। एक सच्चे ड्रैगन में परिवर्तित होने के बाद वांग हाओ के शरीर के भीतर मौजूद सच्चे ड्रैगन का रक्त उबलने लगा। गर्जना टिल्ड। वांग हाओ के शरीर के भीतर से निकली अजगर की दहाड़ से उसका पूरा शरीर कांप उठा। तुरंत बाद उसके अजगर के शल्क बेतहाशा फड़फड़ाने लगे और उसके असंख्य रोमछिद्रों से असली अजगर की आभा फूट पड़ी। ये वास्तविक ड्रैगन आभाएं वांग हाओ के शरीर की हर कोशिका में बेतहाशा प्रवाहित हुई और अंततः उसके शरीर पर सुनहरे ड्रैगन के शल्कों से ढका हुआ 5 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन बन गया। गर्जन। एक दहाड़ के साथ असली ड्रैगन की आभा ने मानो शून्य को चीर दिया और वांग हाओ के दिमाग में गूंज रही राक्षसी ध्वनि को तुरंत दूर कर दिया। उस पल वांग हाओ को ऐसा लगा मानो एक अनंत काल बीत गया हो। स्टॉप्ड। अध्याय 716 आत्मा को नष्ट करने वाला राक्षसी प्रकाश। युवा मास्टर मोदान ने ध्यान से देखा, लेकिन वांग हाओ के शांत स्वभाव को देखकर वे चौंक गए। असंभव! मेरी दानव देव आंख एक प्राचीन दिव्य समाधि से प्राप्त खजाना है। यहाँ तक कि एक डोमेन लॉर्ड स्तर के विशेषज्ञ को भी इस दानव देव आंख की शक्ति के आगे झुकना होगा और मेरी दया पर निर्भर रहना होगा। तुम, एक तुच्छ मानव चींटी, इसका सामना नहीं कर सकते। नहीं, ये किस तरह का रूपांतरण है? तुम तो सचमुच एक प्राचीन सच्चे ड्रैगन के वंशज हो। हाँ, मैं समझ गया। लगता है तुम्हारे रहस्य मुझे और भी चौंका रहे हैं। युवा स्वामी मोदान की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं, फिर भी वे बेहद खुश भी थे। हा, राक्षस देवता की आंख, आत्मा नष्ट करने वाला राक्षस प्रकाश। पल भर में उस स्थान पर एक अदृश्य दबाव छा गया और वांग हाओ हिलने डुलने में असमर्थ महसूस करने लगा, मानो उसका शरीर वहीं जम गया हो। अगले ही पल युवा गुरु मोदान की ऊर्ध्वाधर पुतलियों में मौजूद काली पुतलियां अचानक फट गईं, पल भर में काली से सुनहरी हो गईं और प्रकाश की एक सुनहरी किरण आकाश में फैल गई। ये पल भर में वांग हाओ के माथे में समा गया। कलाई जितनी मोटी सुनहरी रोशनी की किरण से टकराने के बाद वांग हाओ को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। अचानक मुझे चक्कर आने लगे और मेरा पूरा दिमाग उथल-पुथल में डूब गया। सुनहरी रोशनी बिना किसी रुकावट के वांग हाओ की भौहों को भेदते हुए उसके माथे में एक बड़ा छेद बना दिया। पल भर में सुनहरी रोशनी बिना किसी बाधा के उसकी चेतना के सागर में समा गई। जैसे ही सुनहरी रोशनी वांग हाओ के चेतना सागर को धूल में मिलाने ही वाली थी, तभी सुप्त अवस्था में पड़ा रहस्यमय काला मनका अचानक तेजी से चमक उठा। काले मनके की सतह से काली ऊर्जा का एक हल्का सा अंश निकला और पल भर में एक भयानक और खूंखार जानवर में बदल गया। ये जानवर न तो भेड़ था और न ही गाय, बल्कि इसके सींग गाय जैसे और शरीर भेड़ जैसा था, जो काले शल्कों से ढका हुआ था और धुंधले काले धुएं में इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। वांग हाओ को क्षण भर के लिए ही स्तब्धता का अनुभव हुआ, इससे पहले कि उस काले दैत्य ने अपना मुंह खोला और आत्मा को नष्ट करने वाले राक्षसी प्रकाश को निगल लिया। अगले ही पल वांग हाओ को होश आ गया। पूरा शरीर हिल डुल सकता है। पल भर में
चेतना के सागर में बना छेद काले मनके से निकले काले धुंध से भर गया, लेकिन माथे पर झुलसा हुआ छेद बना रहा। हा, मेरी आत्मा को नष्ट करने वाली राक्षसी रोशनी से तो एक अमर विशेषज्ञ भी बुरी तरह घायल हो जाएगा। मुझे उसकी आत्मा के विलीन होने से पहले उसकी यादों को भस्म कर देना चाहिए। एक भयावह मुस्कान के साथ यंग मास्टर मोदान वांग हाओ की ओर बढ़े। इस आत्मा को नष्ट करने वाले राक्षसी प्रकाश ने युवा स्वामी मोदान की लगभग 99% आत्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर दिया है। उनका शरीर अब काफी कमजोर हो चुका है, इसलिए वे केवल अपने पैरों के सहारे धीरे धीरे वांग हाओ की ओर बढ़ रहे हैं। युवा मास्टर मोदान की दृष्टि में वांग हाओ का मस्तिष्क आत्मा नष्ट करने वाले दानव प्रकाश द्वारा नष्ट हो चुका है। उसकी आत्मा विलीन हो गई है और वह मृत्यु से भी परे है। लेकिन जैसे ही वह वांग हाओ के पास पहुंचा, वह युवक अचानक हिल गया। वांग हाओ हिल गया। होश में आने के बाद सबसे पहले उसने मोदान के युवा स्वामी का क्रूर चेहरा देखा। उसकी भौहों के बीच की ऊर्ध्वाधर पुतली बंद हो गई थी और वह पूरी तरह से थका हुआ था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसने अभी अभी जो आत्मा नष्ट करने वाला दानव प्रकाश छोड़ा था, उसने बहुत अधिक ऊर्जा की खपत कर ली थी। क्लिक करे टिल्ड। वांग हाओ ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी मांसपेशियों और हड्डियों से हरकत के साथ आवाजें निकलीं। जब युवा स्वामी मोदान मात्र 10 कदम दूर थे, तब उन्होंने ये दृश्य देखा और भयभीत हो गए। क्या तुम मेरी आत्मा को नष्ट करने वाली दानवी रोशनी से नहीं मारे गए थे? वांग हाओ ने अपनी अकड़ी हुई गर्दन को मोड़ा और उसकी रीढ़ की हड्डी तुरंत पटाखों की एक श्रृंखला की तरह चटक गई। तुम्हारे आत्मा को नष्ट करने वाले दानवी प्रकाश ने मुझे लगभग मार ही डाला था, लेकिन सौभाग्य से मैं बच गया। वांग हाओ इस भयानक अनुभव से बच गया और माथे पर बाहरी चोट और हल्के सिरदर्द के अलावा वह किसी अन्य तरह से प्रभावित नहीं हुआ। इस समय वांग हाओ की युद्ध शक्ति लगभग अपने चरम पर थी, जबकि मोदान के युवा स्वामी ने मानो अत्यधिक परिश्रम कर लिया था और कमजोरी के दौर से गुजर रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो तुम्हारी आत्मा को नष्ट करने वाली दानवी रोशनी का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है, और अब तुम इसका दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास अभी मुझसे लड़ने की ताकत नहीं है। वांग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। युवा स्वामी मोदान के कानों में पड़ने वाला हर शब्द एक बड़ी घंटी की गूंज की तरह था, जो बहरा कर देने वाला और जगा देने वाला था। असंभव! तुम तो बस एक ग्रह स्तरीय प्राणी हो। तुम इस आत्मा नष्ट करने वाले राक्षसी प्रकाश को कैसे सहन कर सकते हो? बिल्कुल असंभव। मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे सारे रहस्य उजागर कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मोदान के युवा स्वामी ने पागलों जैसी हरकतें करते हुए वांग हाओ पर झपट्टा मारा। उसने अपने दोनों हाथों में बर्फ के क्रिस्टल से बने भाले प्रकट किए, एक वांग हाओ की छाती पर और दूसरा उसके चेहरे पर निशाना साधते हुए। तुम्हारी गति बहुत धीमी है और तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। ये ठंडी ज्वाला मुझ पर बेअसर है। चूंकि ऐसा है, अब तुम्हें पूरी तरह से कुचलने की मेरी बारी है। वांग हाओ ने अपने फटे हुए होंठों को चाटा। खून का हल्का सा स्वाद उसके पूरे शरीर की नसों को तीव्र रूप से उत्तेजित कर रहा था। किसी देवता के शरीर का आकर्षण वाकई बहुत लुभावना होता है। इसके अलावा वे रहस्यमय एक्सट्रीम फ्लेम कोल्ड सोल को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। एक अचानक विचार के साथ तीनों क्लोन फिर से एकजुट हो गए और मोदान के युवा स्वामी को घेर लिया। लड़ाई शुरू करो। उसके आदेश पर तीनों क्लोनों ने यंग मास्टर मोदान को घेर लिया और उन पर तब तक लोहे के मुक्के बरसाते रहे जब तक कि वह हिलने डुलने में असमर्थ नहीं हो गया। मोदान के युवा स्वामी ने आत्मा नष्ट करने वाले दानव प्रकाश को प्रकट करने में अत्यधिक ऊर्जा खर्च कर दी और अब उनका शरीर केवल 1.8 मीटर लंबा रह गया है। उन्हें अपनी मूल 6 मीटर की ऊंचाई और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में कम से कम 1 दिन लगेगा। यही वो समय है जब ये सबसे कमजोर होता है। संघनित किए गए बर्फ के क्रिस्टल से बने दोनों भाले शरीर साधक के क्लोन द्वारा पल भर में टूट गए। बैंग बैंग टिल्डा बैंग। ढोल की थाप जैसी तेज आवाज फिर से गूंज उठी। इस बीच वांग हाओ का असली रूप बगल में रखी एक सुनहरी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था।
पर्याप्त आराम करने के बाद वांग हाओ ने तुरंत अपनी दानवी आत्मा को बुलाया, जबकि उसके 3 क्लोन उसके आदेश के तहत मोदान के युवा स्वामी पर उन्मादपूर्वक टूट पड़े। एजो ड्रैगन स्पेस से बाहर निकलने के बाद दानव आत्मा आदरपूर्वक वांग हाओ के बगल में खड़ी हो गई। राक्षस आत्मा, इस सशस्त्र उपग्रह की नियंत्रण प्रणाली पर शीघ्र कब्जा करो और सभी हथियारों को मोती कबीले के युद्धपोतों की ओर तान दो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मोती कबीले के आक्रमणकारी कभी वापस न लौटें। कोई बात नहीं, मुझे 5 मिनट दीजिए। जैसे ही दानव आत्मा ने बोलना समाप्त किया, दानव आत्मा की आंखों के बीच से प्रकाश की एक किरण निकली और तुरंत कमांड हॉल में स्थित मेनफ्रेम कंप्यूटर में प्रवेश कर गई। 5 मिनट बाद पूरे सशस्त्र उपग्रह पर मौजूद सभी कंप्यूटर बंद हो गए और पूरे सशस्त्र उपग्रह चौकी पर मौजूद सभी ऊर्जा प्रणालियां ठप हो गईं। 10 सेकंड बाद ऊर्जा प्रणाली बहाल हो गई और सभी बुद्धिमान मस्तिष्क तंत्रों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। कमांड हॉल में अचानक एक राक्षसी आत्मा का आभासी प्रक्षेपण प्रकट हुआ। वांग हाओ, ठीक है, मैंने अब इस सशस्त्र उपग्रह पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया है और सर्वोच्च अधिकार आपको सौंप दिए हैं। सभी हथियार प्रणालियां अब मोती कबीले के सार्वभौमिक युद्धपोतों की ओर लक्षित हैं। केवल एक आदेश से मोती कबीले के सभी 32 युद्धपोत 3 मिनट के भीतर नष्ट हो जाएंगे। वांग हाओ ने ठंडे लहजे में कहा, गोली चलाओ, उन्हें जमकर सबक सिखाओ। नष्ट हुए प्रत्येक विदेशी युद्धपोत का वीडियो स्क्रीन पर दिखाओ। कोई बात नहीं। मो लिंग ने पलकें झपकाईं और ओ का चिन्ह बनाया। तुरंत ही पूरा हॉल अंधेरा हो गया और आसपास की घुमावदार मिश्र धातु की दीवारों पर 32 मोटिए कबीले के युद्धपोतों की होलोग्राफिक छवियां दिखाई देने लगीं। स्टॉप्ड अध्याय 717 मनुष्य का हृदय तारों और समुद्र जितना विशाल है। आग। सशस्त्र उपग्रह पर लगे सभी 300 विशाल तोपों, 1500 कटायन तोपों और 3000 विद्युत चुंबकीय रेलगनों ने एक साथ गोलीबारी की। पल भर में पूरा ब्रह्मांड विभिन्न रंगों की ऊर्जा की किरणों से भर गया। उस पल में अनंत तारों की रोशनी भी मंद पड़ गई। सभी मोटिए योद्धाओं के सार्वभौमिक युद्धपोतों पर, इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उनकी दृष्टि एक चकाचौंध भरी प्रकाश किरण से पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। पलक झपकते ही सशस्त्र उपग्रह के निकट पृथ्वी अंतरिक्ष में मौजूद सभी 32 मोटिए क्लेन यूनिवर्सो युद्धपोतों पर हमला हुआ। असल में प्रत्येक युद्धपोत को एक ही समय में हजारों की संख्या में भयानक ऊर्जा हमलों का सामना करना पड़ा। इस साइट का डोमेन नाम याद रखें, ये ताइवानी उपन्यासों को पढ़ने में बहुत मददगार है। गड़गड़ाहट। पलक झपकते ही अंतरिक्ष में मौजूद पूरे सशस्त्र उपग्रह के भूमध्य रेखा के साथ साथ भयानक विस्फोटों की एक श्रृंखला घटित हुई। इससे पहले कि मोटिए कबीले के 32 युद्धपोत प्रतिक्रिया कर पाते या जवाबी कार्रवाई में एक भी गोली चला पाते, वे सभी नष्ट हो गए। 3 मिनट तक लगातार हुए विस्फोटों के बाद सशस्त्र उपग्रह की भूमध्यरेखीय कक्षा में केवल उल्कापिंडों की पट्टी के समान ब्रह्मांडीय मलबे का एक बड़ा गोलाकार भाग ही बचा रहा। ये दृश्य कमांड सेंटर की स्क्रीन पर वांग हाओ को दिखाया गया। मनुष्य का हृदय तारों और सागर जितना विशाल होता है। वांग हाओ को अचानक एक प्रसिद्ध उद्धरण याद आ गया और जैसे ही उसने तारों भरे आकाश को रोशन करते हुए सार्वभौमिक आतिशबाजी को देखा, उसके दिल में वीरता की भावना का ज्वार उमड़ आया। राक्षसी आत्मा इस वीडियो को आसपास के सभी अल्फा ब्रह्मांड युद्धपोतों को प्रसारित करेगी। जी श्रीमान। उसी समय मोटिए कबीले के सार्वभौमिक युद्धपोत के डूबने का वीडियो तुरंत ही आसपास के तारामंडल में मौजूद उन सभी अल्फा सार्वभौमिक युद्धपोतों को भेज दिया गया जो उस परग्रही जाति के खिलाफ लड़ रहे थे। ग्रह संख्या 32 पर युद्ध क्षेत्र को साफ करने के बाद गैलेक्सी टीम ने कैप्टन वांग हाओ के लौटने की प्रतीक्षा में ट्रायम्फ पर सवार होकर इंतजार किया, लेकिन वांग हाओ कभी नहीं लौटे। जिस समय सभी लोग वांग हाओ की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसी दौरान ट्रायम्फ के समर्पित संचार चैनल के माध्यम से एक वीडियो आया। ये वीडियो प्राप्त होते ही स्वचालित रूप से प्रसारित होना शुरू हो जाएगा। इस दृश्य में एक सशस्त्र उपग्रह की चौकी दिखाई देती है, फिर ध्यान बाहरी अंतरिक्ष की ओर जाता है, जिसमें मोटिए जनजाति के 32 विशाल युद्धपोत दिखाई देते हैं।
इसके बाद दृश्य एक कमांड सेंटर में बदल जाता है, जहां काले बालों वाला एक युवक आत्मविश्वास से भरपूर होकर विदेशी बेड़े को अपने अंतिम आदेश जारी करता है। आग। लड़के के आदेश देने के बाद दृश्य वापस अंतरिक्ष में चला गया। इसके तुरंत बाद अनगिनत चमकदार प्रकाश की किरणें लगभग पूरी स्क्रीन पर छा गईं, फिर स्क्रीन अंधेरी हो गई और चमकदार आतिशबाजी के गुच्छे अंतरिक्ष में ऊपर की ओर उड़ गए। नामी की आंखों में आंसू भर आए और उसने रुंधे हुए स्वर में कहा, वो जरूर भाई वांग हाओ होंगे। ली पेंग और मू किंग की आंखें भी लाल और सूजी हुई थीं। हाँ, ये कप्तान ही होगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम समय में हमारे कप्तान ने अकेले ही परग्रही जाति के सभी मुख्य युद्धपोतों को नष्ट कर दिया। वो सचमुच हमारे कप्तान कहलाने के योग्य हैं। चलो, अपने कप्तान का विजयी वापसी पर स्वागत करते हैं। कियांग ने सुझाव दिया। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। गैलेक्टिक टीम हमेशा साथ रहेगी। विजय हो, प्रस्थान करो। ... इस दृश्य में वांग हाओ का केवल एक धुंधला पार्श्व रूप ही दिखाई देता है, जिसमें केवल उनकी सामान्य रूपरेखा ही नजर आती है। ये स्पष्ट रूप से दानव आत्मा द्वारा निर्मित किया गया था। वांग हाओ इस बात से अनजान थे कि उनकी छवि पूरे बाह्य युद्ध क्षेत्र में सबसे अधिक मांग वाले नायक के रूप में उभर कर सामने आ चुकी है। ये वीडियो देखते ही देखते हीरो सिटी और यहाँ तक कि पूरी आकाशगंगा में फैल गया। डॉक्यूमेंट्री, पर्दे के पीछे के वीडियो, भर्ती प्रचार और फिल्मी चित्रण सहित नायकों के सिलहूट वाले वीडियो की एक श्रृंखला गैलेक्टिक फेडरेशन में तेजी से लोकप्रिय हो गई। एक खिलौना, जिस पर नायक की आकृति बनी हुई थी, पूरी आकाशगंगा में सबसे ज्यादा बिकने वाला खिलौना बन गया, जिसके कारण प्रमुख खिलौना विक्रेताओं के पास उसका स्टॉक खत्म हो गया। वांग हाओ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी मात्र छवि ने ही उन्हें फिल्म और टेलीविजन में अनगिनत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार दिला दिए थे, और वह पूरे मिल्की वे स्टार नेटवर्क की हर महिला के सपनों का राजकुमार बन गए थे, और वह व्यक्ति बन गए थे जिससे सभी महिला हस्तियां सबसे ज्यादा शादी करना चाहती थीं। ट्रायम्फ का जाना कोई अकेली घटना नहीं थी। गैलेक्टिक टीम के रवाना होने के कुछ ही समय बाद गैलेक्टिक टीम के बड़ी संख्या में अनुयायी भी चुपचाप ट्रायम्फ के पीछे पीछे चौकी की ओर चल पड़े। इनमें से कई फॉलोअर्स ने वांग हाओ की पीठ देखी थी और पहले ही अनुमान लगा लिया था कि पीछे से दिख रहा हीरो गैलेक्सी टीम का कप्तान वांग हाओ ही है। इसलिए हमने नायकों का स्वागत करने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ ट्रायम्फ जहाज का पीछा किया। दूसरी ओर वल्कन स्क्वाड्रन और अन्य 11 स्क्वाड्रनों के युद्धपोत अचानक सामान्य स्थिति में लौट आए और तुरंत चौकी की ओर बढ़ने लगे। आखिर हुआ क्या? अंतरिक्ष यान सामान्य कैसे हो गया? क्या परग्रही सेना को कुछ हो गया है, या ये दुश्मन द्वारा बिछाया गया जाल है? झू रोंग ने गहराई से विचार किया। तभी एक क्लर्क दौड़कर आया। मार्शल, जैसे ही अंतरिक्ष यान सामान्य स्थिति में लौटा, सिस्टम को हमारे सैन्य एन्क्रिप्टेड पासवर्ड का उपयोग करके एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुई। क्या आप यह वीडियो चलाना चाहेंगे? अगर जांच के बाद सब कुछ ठीक रहा तो खेलना शुरू करो। झू रोंग ने गहरी आवाज में कहा। वीडियो खत्म होने के बाद इसे देखने वाले सभी लोग चुप हो गए। तो हमें परेशान कर रही परग्रही सेना की मुख्य टुकड़ी को इस रहस्यमय मानव ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और चौकी पर भी इस रहस्यमय मानव ने पुनः कब्जा कर लिया। एक छोटे कद के मोटे क्लर्क ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, यही होना चाहिए। हम जांच करो, इस रहस्यमय युवक के बारे में जल्द से जल्द जानकारी जुटाओ। तो फिर क्या हमारे अंतरिक्ष यान को अभी भी चौकी की ओर जाना चाहिए? छोटे कद के मोटे क्लर्क ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए पूछा। बकवास, बिल्कुल, हम जा रहे हैं। मैं इस युवक को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तुम लोग जल्दी करो और जांच करो, अंतरिक्ष यान के चौकी पर पहुंचने से पहले विस्तृत जानकारी जुटा लो। दूसरी ओर वांग हाओ ने अपने तीनों क्लोनों को यंग मास्टर मोदान पर हमला करने से रोकने का आदेश दिया। इस समय तक मोदान के युवा स्वामी को बुरी तरह पीटा जा चुका था और उनकी पहचान करना भी असंभव था। हालांकि एक अर्धदेव के शरीर की ताकत अभी भी अकल्पनीय है। लगभग दिखाई देने वाली गति से
यंग मास्टर मोदान के पूरे शरीर पर लगे घाव ठीक होने लगे। हालांकि अत्यधिक परिश्रम और आंतरिक अंगों को बार बार हुए नुकसान के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन इनसे उनकी जान नहीं गई। हे, तुम इंसान चींटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अमर हूँ, तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। हा। उद्धरण चिन्ह। मोदान के युवा स्वामी ने दुर्भावनापूर्वक मुस्कुराते हुए मुंह से खून थूक दिया, जिससे उसका चेहरा और भी क्रूर हो गया। एक अर्धदेव का शरीर वाकई शक्तिशाली होता है। लगता है ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता। मुझे आश्चर्य है कि क्या नीला ड्रैगन कड़ाही इस बच्चे को परिष्कृत कर सकता है। वांग हाओ ने उपहास किया और एक हाथ से यंग मास्टर मोदान को पकड़कर सीधे उसे एजोर ड्रैगन रिंग में डाल दिया। इसके बाद वे दोनों एजोर ड्रैगन पैलेस के रसायन शास्त्र कक्ष में प्रकट हुए। वांग हाओ को उसे एक अपरिचित स्थान पर लाते देख मोदान का युवा स्वामी और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। ये जगह कहाँ है? 010 स्टॉप्ड अध्याय 718 अनुपालन का ढूंढ करना। इससे पहले कि युवा स्वामी मोदान ये समझ पाते कि वे कहाँ हैं, इसके बाद वांग हाओ ने मौके का फायदा उठाते हुए कमजोर से दिखने वाले यंग मास्टर मोदान को एक चूजे की तरह एजोर ड्रैगन कड़ाही में फेंक दिया। फिर शरीर के साधक क्लोन ने उन्मत्त होकर ड्रैगन सार डालना शुरू कर दिया और नीले ड्रैगन कड़ाही में तुरंत लपटें उठीं। अरे, ये कैसी जगह है? ये कैसी आग है? तापमान तो बहुत ही भयानक है। युवा मास्टर मोदान ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये देखकर निराशा हुई कि उनके सिर के ऊपर का गोलाकार छेद ढका हुआ था और उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे उसे खोल नहीं सके। धिक्कार है, क्या यह इंसान का बच्चा मुझे जलाकर राख करना चाहता है? लेकिन मेरे पास एक अर्धदेव का शरीर है, साधारण नश्वर आग मेरे सामने कुछ भी नहीं है, जब तक कि वह पौराणिक दिव्य अग्नि न हो। हालांकि युवा मास्टर मोदान के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। नहीं, असंभव, बिल्कुल असंभव। हे भगवान, यहाँ की आग तो दिव्य अग्नि है। सब खत्म, सब खत्म। मेरा अर्धदेव शरीर अभी पूरी तरह से परिष्कृत नहीं हुआ है और मैं इतनी दिव्य अग्नि की झुलसा देने वाली गर्मी को लंबे समय तक सहन नहीं कर सकता। लॉर्ड मोदान के लिए यह एक अत्यंत भयावह क्षण था जब उनके पैरों और शरीर के बाल पिघलने लगे और उनकी त्वचा जलते हुए स्टील की तरह लाल हो गई। ये सब वांग हाओ की मानसिक शक्ति द्वारा पता लगाया और महसूस किया गया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि एजोर ड्रैगन कड़ाही वास्तव में एक अर्धदेव के शरीर को परिष्कृत कर सकती है। वांग हाओ ने एजोर ड्रैगन कड़ाही के अंदर के तापमान को नियंत्रित किया, जिससे यंग मास्टर मोदान असहज महसूस कर रहे थे और किसी भी क्षण पिघलने का खतरा महसूस कर रहे थे, फिर भी उन्हें इसे मुश्किल से सहन करने की अनुमति मिल रही थी। 10 मिनट से अधिक समय तक यातना सहने के बाद युवा स्वामी मोदान इसे और सहन नहीं कर सके और दया की भीख मांगने लगे। मुझे बख्श दीजिए, मैं आपको अपने सबसे अनमोल खजाने भेंट कर सकता हूँ महोदय। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बख्श देंगे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे किसी मामूली खजाने से बहला सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? लगता है तुमने अभी तक पर्याप्त पीड़ा नहीं झेली है और आग की लपटें अभी तक काफ़ी तेज नहीं हुई हैं। छींटे मारो, वांग हाओ ने चिढ़ाते हुए कहा और ड्रैगन ऊर्जा की मात्रा एक बार फिर बढ़ा दी। एजोर ड्रैगन कड़ाही के अंदर की लपटों का तापमान एक बार फिर बढ़ गया। पल भर में ही मोदान के युवा स्वामी का पूरा शरीर जलकर राख हो गया और कड़ाही की आग के निचले हिस्से के पास स्थित उनके पैरों के तलवे पिघलने लगे। महज 10 सांसों में उसके दोनों पैरों के तलवे पूरी तरह पिघल गए थे। पिघलने की प्रवृत्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है, दोनों पैरों के टखनों के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ती जाती है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे तलवे पिघल रहे हों, फिर टखने और पिंडली भी पिघलने ही वाली थीं, उसके बाद मेरे घुटने भी। युवा मास्टर मोदान ने इससे पहले कभी भी इतना भयावह अनुभव नहीं किया था और उनका दिमाग लगभग सुन्न हो गया था। रुको, कृपया रुक जाओ। मेरे पैर पिघल रहे हैं और मेरी पिंडली भी पिघल रही हैं। अगर तुम रुक जाओगे तो मैं तुम्हें जो चाहो दे दूंगा। युवा स्वामी मोदान सचमुच भयभीत हो गए और दया की भीख मांगने लगे।
वांग हाओ ने तुरंत ड्रैगन युआन पावर का उपयोग करना बंद कर दिया। पहले मुझे बताओ कि तुमने अपना अर्धादेव शरीर कैसे बनाया। और साथ ही अपनी दानव देवता की आंख निकालो ताकि मैं उसका अध्ययन कर सकूं। क्या तुम तो हद से ज्यादा घमंडी हो। इस शर्त और मुझे जान से मारने में क्या फर्क है। मैं तुम्हें किसी देवता का शरीर बनाने की विधि तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दानव देवता की आंख बिल्कुल नहीं दे सकता। दानव देवता की यह आंख अब मेरे दिमाग से जुड़ी हुई है। अगर तुम इसे निकाल लोगे तो मेरी जान लेने में क्या फर्क होगा। मैं इस शर्त को कभी नहीं मानूंगा। इससे बेहतर है कि तुम मुझे जलाकर मार डालो। युवा स्वामी मोदान ने मन ही मन सोचा, राक्षस देवता के अवशेषों के बिना भले ही मैं तुम्हें अर्धदेवता का शरीर प्राप्त करने की विधि दे दूं, तुम जीवन भर में कभी भी अर्धदेवता का शरीर प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसके अलावा मैं इस बालक को राक्षस देवता की आंख बिल्कुल नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर ऐसा है तो पहले मुझे किसी देवता के शरीर को परिष्कृत करने की विधि बताओ। युवा मास्टर मोदान ने मन ही मन व्यंग्य किया, जैसा कि उम्मीद थी, ये नन्हा सा बच्चा अभी भी अनुभवहीन है। मैं इसे कोई भी शरीर सुधारने की विधि दे दूंगा। मानवता पतन की ओर है, इसलिए उनके पास निश्चित रूप से कोई अच्छी शरीर सुधारने की विधि नहीं होगी। मैं इसे कोई भी विधि दे दूंगा और दिखावा करूंगा कि यह किसी अर्धदेवता के लिए शरीर सुधारने की विधि है। ठीक है, भट्टी खोलो और मैं तुम्हें एक अर्धदेव के शरीर, अमर दिव्य शरीर के लिए शरीर शोधन विधि बताऊंगा। ठीक है, वांग हाओ ने खुशी जताते हुए जवाब दिया। ये देखकर युवा स्वामी मोदान तुरंत आत्मसंतुष्ट हो गए, वह सचमुच बहुत गुस्सैल है। वांग हाओ ने नीले ड्रैगन कड़ाही का ढक्कन थोड़ा सा उठाया और तुरंत कहा, जल्दी से मुझे अमर दिव्य शरीर प्रदान करो। वांग हाओ ने जब ढक्कन उठाया तो उसमें से सिर्फ एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, जो इतना ही था कि उसमें से एक हाथ बाहर निकल सके। इंसान वाकई बड़े चालाक होते हैं, वे तो इस बच्चे के भोले भाले रूप से धोखा खा गए। युवा मास्टर मोदान ने अपना गुस्सा काबू में रखते हुए विनम्रता से कहा, ले लो। इतना कहने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और एजोर ड्रैगन कड़ाही के ऊपरी हिस्से में बने छेद से एक सुनहरी पुस्तिका बाहर फेंक दी। मैनुअल को फेंके जाते देख वांग हाओ ने तुरंत ऊपर से उसे कसकर ढक दिया, जिससे यंग मास्टर मोदान को बचने का कोई मौका नहीं मिला। स्वर्ण ग्रंथ प्राप्त करने के बाद वांग हाओ ने ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। एक नज़र पड़ते ही वांग हाओ अचानक ठंडी हंसी हंस पड़ा। वांग हाओ इस स्वर्ण उत्कीर्णित मैनुअल से भली भांति परिचित था। ये केवल मोरो वंश शरीर निर्माण परिचय था, न कि अमर दिव्य शरीर। हालांकि वांग हाओ को थोड़ा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि मोरो कबीले के शरीर को मजबूत बनाने के लिए यह परिचयात्मक नियमावली पूर्ण संस्करण थी। उसने मन ही मन उपहास किया, क्योंकि उसे इस युवा स्वामी से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। उसे धोखा देने के लिए वह वास्तव में मोरो कबीले की शरीर निर्माण तकनीक के पूर्ण संस्करण का उपयोग करके एक अर्धदेवता की शरीर निर्माण विधि का रूप धारण करने को तैयार था। वांग हाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न तो खुशी और न ही दुख के भाव झलक रहे थे। कुछ देर बाद वांग हाओ ने चुपचाप ड्रैगन ऊर्जा का इनपुट फिर से बढ़ा दिया और एजोर ड्रैगन कड़ाही के अंदर का तापमान एक बार फिर बढ़ गया। धिक्कार है तुम नीच मनुष्यों पर। क्या मैंने तुम्हें अमर दिव्य शरीर नहीं दिया था? तुमने अपना वचन क्यों तोड़ दिया? तुम मनुष्य सचमुच इस ब्रह्मांड की सबसे नीच और निर्लज्ज जाति हो। वांग हाओ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हम इंसान चाहे कितने भी नीच क्यों न हो, हम तुम्हारे जैसे क्रूर और खून के प्यासे परग्रही जातियों के सामने कुछ भी नहीं हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मोरो कबीले के शरीर को मजबूत करने का परिचय जैसी बेकार किताब को अमर दिव्य शरीर बताकर चला सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, या तुम बस मरना चाहते हो? एजोर ड्रैगन कड़ाही के अंदर का तापमान फिर से बढ़ गया। 5 सांसों के भीतर युवा मास्टर मोदान की पिंडलियां भयानक रूप से उच्च तापमान से पिघल गईं और ऐसा लग रहा था कि उनके घुटने भी जल्द ही नष्ट हो जाएंगे।
ये देखकर युवा स्वामी मोदान भयभीत हो गए और उन्हें पसीना आने लगा। मोटे जनजाति के लोग कम उम्र से ही अपने शरीर को मजबूत बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते उनके शरीर के सभी रोमछिद्र और पसीना ग्रंथियां बंद होने लगती हैं, जिससे उन्हें जीवन भर पसीना नहीं आता। हालांकि मोदान के इस युवा स्वामी को अत्यधिक पसीना आने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अत्यधिक आतंक और भय के कारण उसके शरीर के सभी रोमछिद्र और पसीने की ग्रंथियां शरीर को परिष्कृत करने वाले मंत्रों के दमन को तोड़कर बाहर निकल आईं। एक बार जब रोमछिद्र और पसीने की ग्रंथियां सील को तोड़कर बाहर निकल जाएंगी, तो मोटी जनजाति की रक्षा प्रणाली में थोड़ी सी खामी और कमजोरी आ जाएगी। यह इंसान मेरी जाति के गुप्त शरीर को मजबूत बनाने की विधि को कैसे जान सकता है? असंभव, बिल्कुल असंभव। धिक्कार है, यह इंसान कैसे जान सकता है? इसी क्षण युवा मास्टर मोदान को अपनी जल्दबाजी और चतुराई की कीमत चुकानी पड़ी और उन्हें पिंडलियों पर चोट लगी। स्टॉप्ड अध्याय 719 आत्मा की शपथ। तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। असली अमर दिव्य शरीर सौंप दो। धिक्कार है, धिक्कार है। मैं इतना बुद्धिमान और शक्तिशाली हूँ, फिर भी इस निर्लज इंसान के हाथों अपमानित हो रहा हूँ। एक बार भाग निकलने पर मैं इस अपमान का 1000 गुना बदला लूंगा। सबसे जरूरी है कि मैं खुद को विनम्र करूं और उम्मीद करूं कि यह बदमाश इंसान अपना वादा निभाएगा और मुझे रिहा कर देगा। युवा स्वामी मोदान ने मन ही मन सोचा। तुरंत ही उसने दया की भीख मांगते हुए कहा, ठीक है, कृपया मुझे बख्श दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं अभी के अभी असली अर्धदेव शरीर को मजबूत करने की विधि सौंप दूंगा। इस बार युवा स्वामी मोदान ने आज्ञाकारी रूप से सोने की एक पशु की हड्डी का टुकड़ा सौंप दिया। ये सोने की बनी पशु की हड्डी हथेली के आकार की मात्र थी, लेकिन इस पर एक रहस्यमय प्राचीन लिपि खुदी हुई थी, जिसमें कई छोटे अक्षर और कुछ सरल चित्र शामिल थे। वांग हाओ ने इससे पहले कभी इस तरह की लिखावट नहीं देखी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे समझ नहीं सका। क्या लो काफी गर्म नहीं है? तुम मेरे साथ चालबाजी कर रहे हो। तुमने मुझे टूटी हुई हड्डी का एक टुकड़ा तो दे दिया, लेकिन उस पर लिखे रहस्यमय लेख को समझने का कोई तरीका नहीं बताया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? इस वेबसाइट का डोमेन याद रखें, ताइवान नॉवेल नेटवर्क, बेहद शक्तिशाली ttl.tl.tl.com पुस्तकों का एक विशाल पुस्तकालय। वांग हाओ ने ड्रैगन युआन पावर को प्रयोग में लाने के लिए एक कदम उठाया। इस बार युवा मास्टर मोदान ने सबक सीख लिया और स्वयं पहल करते हुए वांग हाओ को एक चित्र पुस्तक भेंट कर दी। मेरे स्वामी, मुझे बख्श दीजिए। मेरे स्वामी, मुझे बख्श दीजिए। ये पुस्तक इस हड्डी के टुकड़े के साथ मिली थी। मैं इसे अभी आपको दे दूंगा। युवा स्वामी मोदान घबराए हुए थे। वांग हाओ ने चित्र पुस्तिका उठाई और तुरंत उसमें से चित्र देखने लगा। इस चित्र पुस्तक का डिज़ाइन प्राचीन है और ऐसा लगता है मानो इसे किसी अज्ञात तारे के जीव की खाल से बनाया गया हो। ये काफ़ी पुरानी है और प्राचीन काल से बचा हुआ एक अनमोल खजाना है। ये पुस्तक प्राचीन काल की सार्वभौमिक लिपि का उपयोग करते हुए इस हड्डी के टुकड़े पर अंकित प्राचीन लिपि का विस्तृत अनुवाद प्रदान करती है और पुस्तक के उत्तरार्ध में इस प्राचीन लिपि की व्याख्या करने की विधि भी शामिल है। इस लिपि को मूल रूप से जीवन कहा जाता था, जो प्राचीन काल में एक आदिम सभ्यता द्वारा बनाई गई लिपि थी। शरीर गढ़ने की इस विधि का कोई सटीक नाम नहीं था और बाद की पीढ़ियां इसे केवल अमर दिव्य शरीर के रूप में संदर्भित कर सकती थीं। कुछ देर तक इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद वांग हाओ ने पाया कि शरीर गढ़ने की यह विधि वास्तव में असाधारण थी और नकली नहीं लग रही थी, इसलिए उसने इसे अस्थायी रूप से एज और ड्रैगन रिंग में रख दिया। अच्छा, तो यह अमर दिव्य शरीर सचमुच मौजूद है ना? अब आप मुझे जाने दे सकते हैं, है ना? युवा स्वामी मोदान ने आशा भरी निगाहों से पूछा। वांग हाओ ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या मैंने तुम्हें जाने देने की सहमति नहीं दी थी? धिक्कार है, निर्लज इंसान, नीच इंसान। तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे तभी जाने दोगे जब मैं तुम्हें अमर दिव्य शरीर दे दूं। अब तुम अपने वचन से मुकर गए हो, तुम सचमुच नीच हो।
वांग हाओ ने अपनी नाक की नोक को छुआ और व्यंग्य से कहा, तुमने गलत समझा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं पकड़ सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे अच्छे इरादों का इस तरह गलत मतलब निकालोगे। यह मेरे खिलाफ एक झूठा आरोप है, मेरे खिलाफ मानहानि है, और इसने मेरे पवित्र और निर्दोष हृदय को बहुत ठेस पहुंचाई है। इसलिए मैंने आपको रिहा न करने का फैसला किया है, ताकि आपको दोबारा गिरफ्तार करने में समय बर्बाद न हो। बताइए, क्या आपको मेरे प्रति इतना विचारशील होने के लिए आभारी नहीं होना चाहिए? तुम राक्षस, मैं भूत बनकर भी तुम्हें सताऊंगा। युवा स्वामी मोदान उन्माद में चीख उठा, उसकी नसें फूल गईं और रोमछिद्रों से काला खून टपकने लगा। त्वचा से टपकने वाला काला खून तुरंत वाष्पित हो जाता है, लेकिन वांग हाओ को इसकी परवाह नहीं थी। एक बहुमूल्य खजाना प्राप्त करने के बाद उसने बातचीत जारी रखी। मेरे लिए तुम्हें जाने देना नामुमकिन नहीं है। बशर्ते तुम मुझे देवताओं और राक्षसों की आंख देने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकता हूँ। तुम शैतान, तुम झूठे, अपने वचन से मुकर गए। मैं अब कभी तुम पर विश्वास नहीं करूँगा। इससे अच्छा तो तुम मुझे जिंदा जला दो। दूसरे पक्ष के प्रतिरोध को देखकर वांग हाओ ने अचानक मन ही मन आह भरी। मैं असाधारण रूप से दयालु थी और तुम्हें जाने देना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। वांग हाओ की आवाज़ सुनकर मोदान के युवा स्वामी को संदेह हुआ। उनके चेहरे पर शंका के भाव थे। क्या सच में इस लड़के का हृदय परिवर्तन हो गया है? अगर उसके मन में सच में अच्छे विचार हैं तो कहीं मेरी हत्या अन्यायपूर्ण तरीके से न हो जाए। नहीं, मैं इस तरह नहीं मर सकता। उद्धरण चिन्ह खांसी महोदय, मुझे बख्श दीजिए महोदय। मैं आपको दानव देवता की आंख भी अर्पित करने को तैयार हूँ। आशा है आप मेरी जान बख्श देंगे। वांग हाओ मन ही मन बहुत खुश हुआ। ठीक है, अगर तुम मुझे शोध के लिए दानव देवता की आंख दे दोगे, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें रिहा कर दूंगा। वांग हाओ ने मन ही मन सोचा, शर्त यह है कि मैं पहले तुम्हारी आजीवन साधना को नष्ट कर दूं, तुम्हारी नींव को तोड़ दूं ताकि तुम फिर से शक्तिशाली बन सको। मुझे तुम्हारी आत्मा में एक बीज बोना होगा और तुम पर दास्ता का चिन्ह लगाना होगा, तभी मैं चैन से रह पाऊंगा। अन्यथा एक शक्तिशाली परग्रही शत्रु को, जो किसी भी समय पूरे अल्फा ब्रह्मांड की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, जीवित रहने देना बहुत ही नासमझी होगी। युवा स्वामी मोदान अब भी संशय में थे। बात यह है, सुरक्षा के लिए आप आत्मा की शपथ लें कि आप मुझे बाद में जाने देंगे, और फिर मैं आपको देवताओं और राक्षसों की आंख दे दूंगा, वरना मैं इतनी आसानी से झांसे में नहीं आऊंगा। वांग हाओ की निगाहें चारों ओर दौड़ी और वह मन ही मन हंसा। मेरे पास इस तरह की बेवकूफ़ी भरी चाल से तुम्हें परेशान करने के लाखों तरीके हैं। ये तो बस आत्मा की प्रतिज्ञा है ना? मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। वांग हाओ ने एक हाथ से अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई और अपनी आत्मा की कसम खाई। मैं, वांग हाओ, अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ। यदि मोदान मुझे ईश्वर और दानव की आंख दे दे, तो मैं उसकी जान बख्श दूंगा। यदि मैं ये शपथ तोड़ता हूँ, तो मेरी आत्मा और शरीर नष्ट हो जाएं। शपथ ली जाती है। अचानक ही एक रहस्यमय सार्वभौमिक नियम वांग हाओ की आत्मा में उतर आया। इस प्रकार की आत्मा की शपथ साधारण मार्शल आर्टिस्टों के लिए बहुत प्रभावी होती है, लेकिन गहन आत्मा साधना वाले लोगों के लिए यह बेकार है। आत्मा साधना की परंपरा की विधियों से आत्मा की शपथ को तोड़ने के कम से कम हजारों तरीके हैं। हालांकि वांग हाओ को इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी कि शपथ पूरी होगी। ये देखकर कि वांग हाओ ने सचमुच अपना वादा निभाया और आत्मा की शपथ ली, युवा स्वामी मोदान ने आखिरकार इस बार उस पर विश्वास कर लिया। ठीक है, मैं अभी के लिए आपकी बात मान लेता हूँ। हालांकि मेरे दिमाग से ईश्वर और दानव की आंख निकालने में मेरा बहुत सारा खून और जीवन शक्ति खर्च हो जाएगी।
मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष यान उपलब्ध करा सकते हैं ताकि मैं अपने कबीले में वापस जा सकूं। वांग हाओ ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं देवताओं और राक्षसों की आंख को वापस लाने जा रहा हूँ। कृपया मुझे इस कड़ाहे से मुक्त कर दो। नहीं, मैं कड़ाही की आग का तापमान कम कर सकता हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझे देवताओं और राक्षसों की आंख नहीं दे देते, मैं तुम्हें रिहा नहीं करूँगा। वांग हाओ के शब्द बहुत कठोर थे, और अंत में युवा स्वामी मोदान के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वांग हाओ के नियंत्रण में नीले ड्रैगन कड़ाही के अंदर की ज्वाला धीरे धीरे कम हो गई, और अंदर मौजूद काला अग्नि ड्रैगन कुंडली मारकर बैठ गया, यहाँ तक कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सो गया। एजोर ड्रैगन कड़ाही के अंदर का तापमान अचानक गिरकर 40 डिग्री सेल्सियस के कमरे के तापमान पर आ गया। अब देवताओं और राक्षसों की आंख को वापस लाने की आपकी बारी है। अच्छा, युवा मास्टर मोदान ने अपने दांत पीस लिए, मानो वह अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय ले रहा हो। मेरी जिंदगी के मुकाबले देवताओं और राक्षसों की आंख खोना कुछ भी नहीं है। जब तक मैं देवताओं और राक्षसों के उस प्राचीन मकबरे में फिर से प्रवेश करता हूँ, शायद मुझे देवताओं और राक्षसों की आंख से भी अधिक शक्तिशाली खजाना मिल जाए। विक स्टॉप्ड।